ओके गाइस, तो इनकम टैक्स का हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम एंड इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स एंड सेक्शन 10AA ये सब करेंगे। तो उससे पहले जैसे एक ओवरव्यू देने के लिए तुम लोगों को कि अभी तक जो हम लोग स्टडी किए जो भी चैप्टर है उसका क्या रिलेवेंस है। सी, अगर तुमको कोई भी बोले कि किसी का भी टोटल इनकम कैलकुलेट करो, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, वट एवर इट इज़, ठीक है, कोई भी ऐसे का अगर आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे। तो सबसे पहले तब तुमको समझ में आएगा कि ईच एंड एवरी चैप्टर जो हम कर रहे हैं उसका रिलेवेंस क्या है। तो सबसे पहले हमको चेक करने पड़ता है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। या जब तुम लोगों को रिटर्न चैप्टर हम कराएंगे इनकम टैक्स का, वहाँ देखेगा कि जब भी रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले एक रेसिडेंशियल स्टेटस वो चूज करने। एसएससी कौन है ये तो हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल है कि एचयूएफ है कि क्या है, वट एवर इट इज हो गया। अब ना तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, तुम रेसिडेंट हो, इंडियन रेसिडेंट, या फिर नॉन रेसिडेंट हो। बिकॉज रेसिडेंट का केस में टैक्स लायबिलिटी अलग होगा कैलकुलेशन, नॉन रेसिडेंट का केस में अलग होगा। तो इसीलिए एक चैप्टर बना हुआ है क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो नॉर्मली तुम लोग का जो सम्स में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन में आता है तो वहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई लिंक नहीं होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस का सेपरेट क्वेश्चन आता है। बट प्रैक्टिकली तुमको अगर काम करना है तो रेसिडेंशियल स्टेटस तो एक बार तो चेक करनी पड़ेगा सामने वाला का, ठीक है। ये हम जब सेपरेट चैप्टर, इस सेपरेट चैप्टर है हम लोग करेंगे, अभी तक किए नहीं है, ठीक है। दूसरा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकम देखते हैं सामने वाला कौन कौन सा इनकम में इनकम है। तो 5 हेड्स में कौन कौन सा इनकम है उसको क्लासीफाई हम लोग करते हैं, राइट। सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कि हम बोला कि ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो गया मेरा। अब इसी इनकम में इस सब में जो भी एग्जाम्सन था वो सब मिल गया हुआ है यहाँ पे उसमें, उस पर्टिकुलर हेड के अंदर जो था। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, चैप्टर 6 का डिडक्शन। यहाँ पे जो इनकम कैलकुलेट हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बोल रहा है कि ईच हेड में जो एग्जाम्शन था मिल गया होगा। जो जो लाइक सैलरी में 50% का जो तुम्हारा डिडक्शन था, हाउस होल्डिंग में जो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन था 30% प्लस इंटरेस्ट और लोन का, पीजीपी में अगर कहीं पे 35-80 टाइप का जो डिडक्शन था वो, कैपिटल गेन का जो सेक्शन 50 से लेकर 54 GB तक जो था एग्जाम्शन मिल चुका होगा। इनकम और अदर सोर्स में अगर सपोज तुमको ये मिला होगा लाइक पेंशन या फिर तुम्हारा जो वो सब मिला होगा डेथ केस में, वो सब में तुम्हारा एग्जाम्शन में मिल चुका होगा, राइट। इवन क्लबिंग का भी प्रोविजन। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लबिंग का प्रोविजन चेक करेंगे, जो लास्ट क्लास में क्लबिंग चैप्टर हम लोग किए हैं। क्लबिंग में अगर सपोज स्पाउस माइनर का भी कुछ इनकम मेरे इसमें ऐड होने का तो उस रेस्पेक्टिव हेड में जाके ऐड होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे सर, अब क्या है, सेटअप ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। मतलब सपोज कोई हेड में अगर तुम्हारा लॉस हो रहा था तो उस लॉस को उसी हेड का दूसरे इनकम से एडजस्ट कर सकते थे हम लोग, जो हम लोग किया इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट। पर उसका भी कुछ एक्सेप्शन क्या आता है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकता है, राइट। इनकम फ्रॉम ओनिंग मेंटेनिंग रेस्ट हॉर्सेस वगैरह है तो उसी से ही होगा, दूसरा वाला से नहीं होगा, राइट। उसके बाद क्या था, कार्ड गेम वगैरह से जो इनकम हो रहा है उसको तो किसी की भी साथ आप सेटअप नहीं कर सकते। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो उसी का इनकम से ये करना है, तो इस टाइप का रेस्ट्रिक्शन था। अब बोला कि अपना हेड को छोड़ के दूसरा हेड के साथ भी तुम एडजस्ट कर सकते हो। उसका भी एक्सेप्शन क्या था, कैपिटल गेन का केस, वो कैपिटल गेन का हेड में ही होगा। उसके बाद पीजीबीपी को हम सैलरी छोड़ के किसी का भी हेड से कर सकते हैं, हाउस होल्डिंग किसी का भी हेड से, बट मैक्सिमम 2 लाख। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन था हम लोग देखे थे, वो सब करके। और एक चीज़ जो सेटअप होता है करंट ईयर का ही होगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कभी भी सेटअप करना है तो उसी हेड के साथ ही सेटअप होगा, जो लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किए थे, राइट। जो इंटर सोर्स, इंट्रा हेड, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का कैसे करना है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये सब डिटेल में लास्ट क्लास में किए थे हम लोग। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। बेसिकली हम लोग का मतलब स्टेप 2 हो चुका है, स्टेप 3 हो चुका है, स्टेप 1 लास्ट में करेंगे। बिकॉज हम लोग को जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन का समझा है उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस का अलग से क्वेश्चन रहेगा, उसमें कोई लिंक नहीं दे, बोल ही देगा कि रेसिडेंशियल है, ठीक है। क्लबिंग हो चुका है, सेटअप हो चुका है, राइट। और यहाँ पे चैप्टर 6 का डिडक्शन तो ऑब्वियसली यहीं पे हो गया होगा, यहाँ पे चैप्टर 6 का डिडक्शन भी होगा। नाउ ये सब करने से तुम्हारा क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर 6 का जो डिडक्शंस होता है, डिडक्शंस चैप्टर 6 वाला यहाँ पे लेंगे, ये भी हम लोग कर चुके हैं। तो अब बचा क्या था सर, इसमें ये जो इनकम कैलकुलेट किए थे इसमें एक एग्जेम्प्टेड इनकम भी तो होता है कुछ कुछ, तो उस एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड कुछ कुछ इनकम जैसे कि अभी 10AA वाला करेंगे तो उस टाइप का है इनकम के बारे में करेंगे। एंड लास्ट में रिलीफ जो यहाँ पे तुम्हारा आएगा, देखो जो रिबेट ये करना ज़रूरी है हम लोग को, रिबेट वाला, फिर एक रिलीफ का आएगा तुम्हारा, वो सब करेंगे। टैक्स लायबिलिटी भी हो जाएगा साथ ही साथ।
लास्ट में अलग से तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का। ये जब कंपनी का कोई क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है उसी के साथ ही दे दे AMT ये करके मिक्स करके, तो AMT का भी नॉलेज लेना ज़रूरी है तुमको, ठीक है। उसके बाद कोई अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में जाता है तो अभी तुम लोग का एग्ज़ाम में जो ट्रेंड चल रहा, स्पेशली अगर तुम्हारा कोई इंडिविजुअल का सम्स देगा सैलरी या फिर इसका अदर सोर्सेज का, तो वहाँ पे बोल देगा कि अगर वो न्यू टैक्स रेजिम में जाता है तो क्या होगा, ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या होगा। तो तुमको ये भी दिमाग में रख के करना है, जो अलग से भी हम करवाएंगे। ऐसे इंडिविजुअली चैप्टर सब में हम लोग बोले थे कि एक अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएगा तो ये बेनिफिट मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में जाएगा तो ये बेनिफिट मिलेगा, तो अलग से भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। फिर लास्ट में एक अलग ही चैप्टर है तुम्हारा एडवांस टैक्स, TDS एंड TCS। एडवांस टैक्स मेरे यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, हम बोले तो वहाँ से कर लेने के लिए फॉर CA इंटर, सेम इंटर का हम करा देंगे अलग से, ठीक है। TDS एंड TCS ये कराएंगे हम, इसका अपलोड नहीं किया हुआ मेरा वीडियो, ये कराएंगे, ये अलग से चैप्टर है। इसको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन से कोई लिंक नहीं है, अलग से चैप्टर है, ठीक है। तो देन तब ए है तुम्हारा, बेसिकली तुम जो भी सीख रहा है ए है तुम्हारा, अल्टीमेटली ये पर्पस है उसका कि सर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करना है ना हमको। तो रेसिडेंस स्टेटस, 5 इयर्स ऑफ इनकम, क्लबिंग का, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, फिर डिडक्शन माइनस करेंगे, टैक्स लायबिलिटी का रेट कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन तुम न्यू में है ना ओल्ड में। अगर तुम इंडिविजुअल HU है तब HUF है तभी तुम्हारा आएगा ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम। फर्म या फिर कंपनी केस में तो सब ऐसे नॉर्मली सब सेम ही, उसमें कोई ओल्ड न्यू का कोई कंसेप्ट है नहीं वहाँ पे, राइट। लास्ट में AMT है वो हम लोग करेंगे, फिर TDS TCS। तो अब जो हम लोग आ जाते हैं तुम्हारा इस पर, और एक चैप्टर डाउनलोड कर लेते हैं, इनकम व्हिच डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस। इसमें से कुछ कुछ एक्स्ट्रा करवाना है हमको जो विवेक सोनी का मैट में कवर नहीं है, इसलिए हम यहाँ से तो ले रहे। तो कुछ कुछ एग्जाम्पशन जो है, ये एक चैप्टर का नाम क्या है, इनकम व्हिच डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब एग्जेम्प्टेड इनकम। अब जो विवेक सोनी का जो मैट में है तो वहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सा इनकम, जो जो सब चैप्टर हम लोग किए वहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पशन था सब चैप्टर में, तो वो अलग से डिस्कस नहीं किया, उसको छोड़ दिया। जो बाकी जो नहीं था कोई भी चैप्टर में वो अलग से डिस्कस किया, ठीक है। बट तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मैट में अगर तुम देखेगा तो देखो सैलरीज में कितना सारा हम लोग किए थे, लीव ट्रेवल इसमें ग्रेचुइटी वगैरह सब में कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन था, तो अलग से ऑलरेडी सारे चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कैपिटल गेन का भी एग्जाम्पशन अलग से कैपिटल गेन चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो फैमिली पेंशन का भी जो था तो वो भी हम लोग इनकम फ्रॉम IFOS में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इवन जब क्लबिंग हो रहा था याद है वहाँ पे 10-15 वाला जो था 1500 रुपये का, वो भी हम लोग अलग से डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये जो चैप्टर 7 था दैट इज़ डिडक्शन, चैप्टर 6 जो था उसका भी हम लोग अलग से डिडक्शंस वगैरह डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे। तो नाउ जो बच्चा पूछा है वो क्या है, इसका मतलब एग्रीकल्चरल इनकम है जो हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम। उसका पूरा रूल्स है यहाँ पर, जो टी कॉफ़ी रबर वाला आएगा, एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के और एक तुम्हारा आएगा यहाँ पे देखो शेयर ऑफ, जो अलग अभी तक कोई भी चैप्टर में कवर नहीं किए 5 इयर्स ऑफ इनकम में, जो शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर, जो ऑलरेडी ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। पार्टनरशिप फर्म जब हम लोग कर रहे थे और पार्टनर का शेयर ऑफ इनकम क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है बिकॉज सामने वाला उसमें टैक्स पे कर देता है, डिस्कस किए थे ऑलरेडी। उसके बाद जब तुम NRE अकाउंट वगैरह का ट्रीटमेंट है यहाँ पे उसका क्या होगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये सब है डिटेल में हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पेंशंस है, बाकी था 10 डबल है इम्पॉर्टेंट है, अभी जैसे हम स्टार्ट नहीं किया, जैसे हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे वो हम डिस्कस करें, ओके। 10 डबल है बस, ये 10 डबल है जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो एक कभी भी सम्स आ सकता है। मेरे एग्जाम में डायरेक्टली एक सम्स आ गया था 10 डबल से, जब हम CA इंटर का एग्ज़ाम दिए, वो भी सोनी का मैथ से सब के आ गए थे, वो डिटो सही है। लास्ट में सेक्शन 40 नहीं होता जो तुम लोग का रिलेवेंट नहीं होता, फाइनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बस यही है इस चैप्टर में, ठीक है। सो अब हम डायरेक्टली उस हाँ पढ़ा हो तो उठ गया, আমি জাস্ট এখান থেকে এক্সট্রা एग्रीकल्चरটা पढ़ा। चलो अब आया थे मेन यहाँ पे करना हम लोग को यहीं से एक्स्ट्रा पोर्शन वहाँ से करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो ऑलरेडी 5 हेड्स ऑफ इनकम में जो सब इनकम एग्जेम्प्टेड था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सैलरी, कैपिटल गेन, ये
अब जो एक्स्ट्रा जो कहीं पे कवर नहीं था वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर में। ओके, एग्रीकल्चर इनकम को भी चैप्टर में अभी डिस्कस नहीं किया, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एग्रीकल्चर इनकम जो है बोलता है सेक्शन 10 डबल सब सेक्शन 1 में एग्जेम्प्ट है। एग्जाम मतलब कोई टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है, नहीं है। अब सर एग्रीकल्चर इनकम समझे हैं कैसे, उसके लिए एक डेफिनेशन दिया है केवल एनी रेंट या फिर रेवेन्यू डिराइव किया कहाँ से, लैंड से, ज़मीन से, विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में होना चाहिए। एक तो लैंड है, दूसरा इंडिया में होना चाहिए, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो सपोज़ मेरा गांव में बहुत खेती बाड़ी है, लैंड है, तो इन जो मतलब इंडिया में है, तो हम क्या क्या किसी को भाड़े पे दे दिए, किसी को रेंट पे दे दिए। किस लिए दिए, पर्पस क्या था, बिकॉज सामने वाला उसको लेके एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज़ करेगा। तो वहाँ से जो भी मेरा इनकम हो रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो मेरा जाएगा, बट नील एग्जेम्प्टेड इनकम है मेरा, हेड एग्जेम्प्ट हो गया मेरा, राइट। इसमें कोई टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं है। तो क्या फर्स्ट क्या समझे हम लोग सर, कि अगर एग्रीकल्चर पर्पस कोई लैंड वगैरह जो कि ना इंडिया में सिचुएटेड है, वो अगर रेंट देता है या फिर कोई भी तरह किसी भी तरह की इनकम उससे अर्न करता है, तो एग्जेम्प्ट है, उसमें टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर। सपोज हम लैंड हम रेंट पे नहीं दिए, हम वहाँ खुद खेती बाड़ी किए, उसको बेचे, जो भी किए, मतलब वहाँ से प्रोडक्ट को बेचे, जो भी इनकम मेरा हुआ अल्टीमेटली। तो अगर एनी इनकम हुआ तुम्हारा फ्रॉम सच लैंड बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सपोज पैडी वगैरह, धान वगैरह, गम वगैरह जो भी है, हम लोग वहाँ पे चाष बास किए, raised or received as rent in kind so as to render it fit for the market or sales किया, whatever it is, वो भी तुम्हारा क्या होगा, exempt रहेगा। तीसरा, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग या एनी फार्म हाउस, तो फार्म हाउस या फिर एनी बिल्डिंग या लैंड यूटिलाइज इन कनेक्शन विथ कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बनाने के लिए सपोज कोई बिल्डिंग या फार्म हाउस का हेल्प लेने पड़ा हमको, कोई ज़मीन का, तो उससे भी अगर कोई इनकम आया इसी से रिलेटेड है, तो वो भी तुम्हारा क्या है, एक्सेम्प्ट है। अभी हम डिटेल में और पढ़ाएंगे सीए इंस्टीट्यूट का मैथ से, ठीक है। सो ये तीन चीज़ समझ आया कि सर कोई भी अगर रेंटल इनकम आ रहा है इससे, वो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन से डायरेक्टली इनकम करे, वो भी प्लस सपोज इसी से रिलेटेड हम कोई बिल्डिंग फार्म हाउस वगैरह बनाए, तो उससे भी मेरा कोई इनकम आ रहा है, तो वो भी मेरा एग्रीकल्चर इनकम का अंदर फॉल करेगा, तो एक्सेम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो नाउ अब सेक्शन इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 है, समटाइम्स इसको अंडरस्टैंडिंग अलग अलग इंटरप्रेट करता है सर। तो कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से समटाइम्स उसी सेक्शन को अगर समझने में किसी से दिक्कत हो रहा है तो अलग से एक्सप्लेनेशन निकालता है। तो द एक्सप्लेनेशन सेक्शन 3 टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 का बोला कि इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग्स, मतलब प्लांट जो चारा का जिसको बोलते हैं, सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी, नर्सरी समझती है, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब यहाँ हम लोग यहाँ पे लोग एक का नर्सरी होगा, तुम लोग जो छोटा मोटा वो खुद ही वहाँ पे एक कर रहा है, चारा सैपलिंग्स एक करके लगा के एक कर रहा है, तो उसका जो भी इनकम हो रहा है तो वो भी तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम में आएगा, वो भी एक्सेम्प्ट होगा, इसका मतलब, राइट। तो इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग्स सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी, जो नर्सरी में खुद हुआ बड़ा हुआ, तो वो भी तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। तो एनालिसिस क्या है, एग्रीकल्चर इनकम वर्सेस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फर्स्ट पॉइंट देखा सर, रेंट इंडिया से आ रहा है, एग्रीकल्चर लैंड से आ रहा है, तो एग्रीकल्चर में आएगा। अगर आउटसाइड इंडिया से आ रहा है तो नॉन एग्रीकल्चर होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में थोड़ा चला जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन एग्जेम्प्ट है। नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्रीज, वो नॉन एग्रीकल्चर है, नेचुरल ग्रोथ है, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ मतलब सपोज मेरा एक बगान ही था, वहाँ पे एकदम जैसे कि क्या होता है, अभी लकड़ी बिक्री होता है ना, जैसा मूवी आया था, क्या मूवी का नाम था, साउथ में पुष्पा, समझ गई तो, बस इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल, नेचुरल ग्रोथ वाला, तो वो तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में कुछ कर ही नहीं रहा, तो ऑटोमेटिक हो रहा है यार, अब उसको तुम बेच के ही करे तो वो तो इनकम टैक्स लगेगा उसमें, ठीक है। फार्म हाउस, ठीक है, मान जाएंगे हम, बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन विलेज नीदर कैपिटल गेन नॉट एग्रीकल्चर इनकम, याद रहे। हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर किए थे, अगर तुम्हारे पास गांव में एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको अगर हम बेचते हैं
ना ही हम उसको बोलें कैपिटल गेन है, बिकॉज कैपिटल गेन उस एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, नॉट अ कैपिटल एसेट। याद होगा जो कैपिटल गेन चैप्टर किया होगा, तो कैपिटल एसेट है नहीं। और उस दूसरा चीज़ यहाँ पे इसका इनकम एग्रीकल्चर इनकम ही माना नहीं जाएगा उसको। एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन क्या था, रेंट इनकम दिस, प्रॉफिट नहीं था वहाँ पे सेल का, हम तो ज़मीन बेच रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल गेन होगा ही नहीं। या तो ज़मीन बेच सकते हैं, इससे कोई टैक्स नहीं लगेगा वहाँ पे, कोई भी हेड में, एग्रीकल्चर लैंड है तो। इनकम फ्रॉम सीडलिंग सैपलिंग्स एग्रीकल्चर इनकम में आएगा, ठीक है। बट इफ कंपनी इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन देन डायरेक्टर का रेमुनरेशंस एंड डिविडेंड ऑफ शेयर्स होल्डर नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। अब डायरेक्टर इसी कंपनी में काम करता है, ठीक है, उसको पैसे मिल रहा है तो डायरेक्टर को तो टैक्स पे करना पड़ेगा। वो बोलेगा तो हम तो एग्रीकल्चर कंपनी में काम करती है, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर कंपनी के लिए हम छोड़ दिए, तो डायरेक्टर का इनकम तो टैक्सेबल होगा। वो जो डिविडेंड मिल रहा है उसमें तो तुमको टैक्स देने पड़ेगा। एक एग्रीकल्चरल कंपनी है, अब वो क्या कर रहा है, उसका शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहा है, तो डिविडेंड इज टैक्सेबल। ऐसे नहीं कि तुम जस्ट बिकॉज यू आर एग्रीकल्चरल कंपनी तो तुम सामने वाला कंपनी नहीं दे रहा तो तुमको भी हम छोड़ दें, ऐसा नहीं। इफ फर्म इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस देन सैलरी एंड इंटरेस्ट अर्न बाय द पार्टनर इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। एक जो फर्म था, ये पार्टनरशिप फर्म था, ये कौन सा, ये कंपनी का केस में था। इफ अ कंपनी के केस में डायरेक्टर का रेमुनरेशन टैक्सेबल होगा, ठीक है, नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। बट अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, उस केस में तुम्हारा जो है सैलरी इंटरेस्ट सब कुछ पार्टनर का एग्रीकल्चर इनकम होगा, दैट मीन्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक फर्म खोल के बैठे, एग्रीकल्चर ऑपरेशन ही मेरा हम लोगों का चल रहा है, खेती बाड़ी ये वो, ठीक है, तो उसका जो भी इनकम होगा तो वो तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फर्म मतलब उसका फर्म का तो प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है ही, सैलरी वगैरह इंटरेस्ट वगैरह जो पार्टनर को उससे मिल रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है तुम्हारा। इसको बाद में, अब हम इसी को डिटेल में और करते हैं। टी कॉफ़ी रबर वाला तो हम करेंगे, इसको और डिटेल में आ जाओ, फिर पार्सल इंटीग्रेशन बाद में करते हैं, इसको अब स्टडी मैट में आ जाओ। डेफिनेशन तो समझ में आ गया हम लोग को, जो वहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ भी वही लिखा हुआ था, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम में अराइज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज, जैसे कि हम लोग देखा रेंट दे सकते हो, कवर है, इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर करके, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ कोई भी प्रोसेस किया हम उसमें, या फिर उसको बेच कर प्रोडक्ट को चलेगा। लास्टली एग्रीकल्चर इनकम मे बी डिराइव फ्रॉम एनी फार्म बिल्डिंग से भी, उससे भी हो सकता है, ये भी हम लोग वहाँ पे कवर था। नथिंग यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे देखते हैं। रेंट हो गया ये वाला, रेंट वाला तो कवर था, एग्रीकल्चर ये वाला, यस। কি হলো, কিছু হয়েছে? তুমি তখন থেকে কিছু বলে যাচ্ছ, হ্যাঁ, কি মনটাই খারাপ না কি একটা বললে আমি শুনলাম। सॉरी, द टर्म एग्रीकल्चर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। अब तो एग्रीकल्चर बार बार बोले तो ये चीज़ तो बुक में कवर है कि ठीक है, इसे सब एग्रीकल्चर का टर्म वहाँ पे डिफाइन नहीं था, तो यहाँ पे द एग्रीकल्चर का टर्म हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन दी एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, ठीक है। हाउएवर द कल्टिवेशन ऑफ फील्ड इन्वॉल्विंग ह्यूमन स्किल, ज़मीन पे अगर कोई चाष बास करे, ठीक है, लेबर से लैंड पे, इसको हम एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। मतलब टीलिंग ऑफ द लैंड कभी देखी हो? टीलिंग मतलब क्या, गोरू दो तरफ ये रहता है, ट्रैक्टर से करता है या फिर गांव में जाके हल से करता है ना टीलिंग। उसके ऊपर फिर क्या करते हैं, नॉर्मली हम तो गांव का है, देखो ये सपोज ज़मीन है, पहले इसको मिट्टी को पूरा क्या करता है, खोदता है ट्रैक्टर से या फिर जो इसको हल से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सीड्स पूरा ये करता है, फेंकता है, उसके बाद फिर इसको ऊपर से और एक बार प्लेन कर देता है, तो उस एक तो बच्चा वो बीच में बैठा था, दो तरफ एक गोरू, या हम बता रहे क्या होता है। सपोज अब गांव में कैसे करता है, यहाँ काव है, यहाँ काव है, बीच में एक तो ऐसी एक ये रहता है, इसको ऊपर बच्चों को बैठा देता है, तो काव टानता है, उस पर पूरा प्लेन हो जाता है। हम भी बैठे हैं इसमें, बच्चा मतलब वो भी छोटा बच्चा है, वो भी इंजॉय करता है, घोड़ा गोरू का टान के लेके जा रहा है, ठीक है। इस टाइप का हम भी किए हैं। हम लोग वहाँ पे भी जब होता था, हम भी जब बचपन में जब कलकत्ता जाते थे, घर गाँव जाते थे एक्चुअली दीघा में, तो वहाँ पे हम भी बैठे थे, मज़ा आता था। हाँ दीघा में, दीघा गई हो, समुंदर 10 मिनट वहाँ से, ओके। तो सोइंग ऑफ सीड, सिमिलर ऑपरेशन, ये सब तुम्हारा एग्रीकल्चर है। तो बेसिक ऑपरेशन में ज़रूरी है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन भी तुम्हारा ज़रूरी है।
इसमें एक्स्ट्रा कुछ मिला नहीं हमें, वो बुक ही काफ़ी है। आई थॉट कि एक्स्ट्रा कुछ होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? जो ये बुक में काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ना, आप ये इसमें आ जाते मैं। अब सपोज इनकम विच इज़ पार्शियली एग्रीकल्चर एंड पार्टली फ्रॉम बिजनेस। सपोज इनकम टैक्स का रूल्स 8, रूल 7A, रूल 7B, ये सब रूल है, बोल ही दिया है कि भाई ये सब तो ठीक है, फाइन, तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, बट अगर तुम ये सब कर रहा है, क्या पेन का कलर चेंज करते हैं, कि टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, ठीक है, तो इसको तो एग्रीकल्चर बोल देगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, रूल 8 लिखा है कि तुम अगर टी का ग्रो कर रहे हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, उस केस में बोल रहा है कि 40% हम बिजनेस इनकम मानेंगे एंड 60% एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। 40% बिजनेस इनकम एंड 60% एग्रीकल्चर इनकम, 40-60 है, ठीक है, 40-60 है। बोला अगर तुम रबर ग्रो करते हो एंड सेल करते हो तो उस केस में हम बोले 35% तुम्हारा बिजनेस इनकम है। रूल्स से ये याद नहीं भी रहेगा तो तब भी चल जाएगा, ठीक है, याद रहा तो अच्छा बात है। 35% एंड 65%, तो 40-60, 35-60, वैसे तो ये याद रखने से ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। 40-60, 35-65, 40-60, 35-65। टी में कितना है? 40-60 है, रबर में 35-65 है। पहले वाला बिजनेस है, उसके बाद वाला एग्रीकल्चरल है। अब बोले तो रबर था, अब बोल रहा है कि यार कॉफ़ी में आ जाते हैं हम। बोला सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन या फिर क्योर्ड बाय दी सेलर्स, ठीक है, तो इस केस में 25-75। और ये वाला रोस्टेड वगैरह अगर कर दिया तो और ज़्यादा। सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, अगर रोस्टेड ग्राउंडेड अगर कर दिया तो उसमें और ज़्यादा माना जाएगा। 40% बिजनेस इनकम का दाम ज़्यादा होता है ना इसका, 40% बिजनेस इनकम, 60%, तो ये दोनों सेम है। टी एंड कॉफ़ी का जो रोस्टेड वाला के साथ अगर है तो सेम है, 40-60, 40-60। रबर तुम्हारा 35-65 है, कॉफ़ी में दो है, 25-75 है एंड 40-60 है। तो टी तो 40% ही है, 40-60। रबर भी तुम्हारा 35-65 है, कॉफ़ी दो है, 25-75 और 60-40, सॉरी 40-60। 25 वाला नॉर्मल कॉफ़ी ग्रोन किया तुम बेच दिया, रोस्टेड करके अगर तुम करा तो 40-60 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है तुमको। इसको ऊपर बेस करके सम्स करते हैं यहाँ पे। मिस्टर बी ग्रो करता है शुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर इन हिज फैक्ट्री। शुगर केन मतलब गन्ना बना चाष करता है एंड उसको उसका जो मैन्युफैक्चरिंग उस चीनी बनाने में हेल्प फैक्ट्री में बनाता है उसी से, ठीक है। अब 30% शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर ₹10 लाख एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच शुगर केन का जो कल्टिवेशन का कॉस्ट है कितना? 5 लाख है। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन, बाकी जो 70% शुगर केन का है उसका था 14 लाख। 30% का तुम्हारा कॉस्ट है 5 लाख, बाकी 70% बना जो कल्टिवेशन का इसका कॉस्ट है तुम्हारा 14 लाख लग गया, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज़ 22 लाख, उसका मार्केट वैल्यू कितना है? 22 लाख है। अगर मार्केट से खरीदता तो 22 लाख था, वो यहाँ पे 19 लाख में एक्चुअली के लिए। तो आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख इन दी मैन्युफैक्चरिंग में वो कितना खर्चा किया? वो 1.5 लाख। तो शुगर केन में ही उसका खर्चा लग गया तुम्हारा बड़ा करने में, जो भी किया वो वटेवर 5 और 14 19 लाख। तो बट उसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था शुगर केन से, जब शुगर बना रहा था वो, तो 1.5 लाख का खर्चा हुआ है ऑन द बैलेंस, तुम्हें एक देखते हैं, ऑन द बैलेंस शुगर केन, ठीक है। द शुगर वॉज सोल्ड फाइनली 25 लाख में था। कंप्यूट द बी का बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम बताओ। तो बिजनेस इनकम कितना होगा? सेल ऑफ शुगर है, तो सबसे पहले हम बेचा कितना है? 25 लाख में, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा माइनस करेगा क्या? उसका मार्केट वैल्यू अगर हम खरीदते कितना है? 22 लाख में। ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे रूल 7 का। तो यहाँ पे तुम्हारा मार्केट वैल्यू कितना? 22 लाख। तो 22 लाख तुम्हारा माइनस करेगा मैंने तो एक तुम्हारा दैट मीन्स बिजनेस इनकम कितना आ रहा है तुम्हारा इस हिसाब से? 1,50,000,
दूसरा तुम्हारा जो एक मिनट, ठीक है। तो इससे बिजनेस इनकम तुम्हारा ये, बिकॉज शुगर तो तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो शुगर का तो तुम्हारा बिजनेस इनकम में जाएगा ही, इसका तो कोई एकदम से मिलेगा भी नहीं तुम्हारा। तुम 25 लाख में बेचा, तुम्हारा कॉस्ट वो मान रहा है यहाँ पे, रूल में बता दिया है यहाँ पे कि ऑफ एनी प्रोडक्ट इनकम फ्रॉम दिस, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, तो वहाँ पे बोला कि अगर अवेलेबल है तो वो ले लेना। तो यहाँ पे वो कॉस्ट में तुम्हारा ले लिया यहाँ पे 22 लाख, और ये तो 1,50,000 खर्चा किए था, तो ये 1,50,000 उसका इनकम में जाएगा, बिजनेस इनकम में, एग्जाम नहीं है। अब बाकी जो उसका मार्केट वैल्यू कितना था, 22 लाख था। इसका मार्केट से खरीदता 22 लाख में खरीदता, और उसका कॉस्ट कितना लगा, 14 लाख ही लगा क्या, 5 लाख तो क्या चीज़ का था, एक मिनट, वो 5 लाख क्या चीज़ का था, 30%। कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशंस, ओके ओके। मिस्टर बी ग्रो किया शुगर केन, ग्रो किया एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस, ठीक है। 30% ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड 10 लाख, ठीक है। 30% शुगर केन जो बनाया हो, ये शुगर केन मतलब ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये शुगर केन क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये तो एक सेल्फ, इसको 30% का बेचा वो 10 लाख में, ओके। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच शुगर केन, मतलब जो चीज़ बेचा, तो जो 30% बेचा है ना मार्केट में वो बाहर, तो उसका बनाने का खर्चा 5 लाख है। तो इसका तो अलग से इसलिए कैलकुलेट किया। तो बेचा 30 लाख, 10 लाख में था ना, उसका बनाने का खर्चा कितना, आई मीन कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कितना, 5 लाख। ये तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम कितना है, सेल ऑफ शुगर केन, ये तो एग्रीकल्चर इनकम में कितना है, 5 लाख है। এটা ওটার এটা যেটা আমি বেচলাম 30%, अभी तुम्हारे पास 70% है, उसका क्या हुआ, उसका यहाँ पे कंसिडर किए थे हम 22 लाख में, बट उसका कॉस्ट कितना था, 14 लाख ना। तो यहाँ के उसका वो तो एग्रीकल्चर, हाँ वो तो एग्रीकल्चर इनकम है 8 लाख। तो तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम कितना हुआ, 8 और 5 13 लाख। अब बिजनेस इनकम कितना हुआ, 1,50,000, ठीक है। चलो अब मेन हम लोग आया थे इसमें, अगर सपोज जो 65-35 वाला बोला है यहाँ पे, आई मीन इसका केस में क्या बोलता है, रबर का केस में, अगर सपोज मिस्टर सी, जो रूल 7A की है ना हम लोग यहाँ पे, मिस्टर सी मैन्युफैक्चर करता है, अच्छा ये तो शुगर केन था बोल के तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ और रहता है तुम्हारा ये जो इनकम कैलकुलेट करती उसका, फिर उस जो हम लोग वहाँ पे जो था ना 60-40-60-30 करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मिस्टर सी मैन्युफैक्चर करता है लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया, दीज आर सोल्ड इन द मार्केट फॉर 30 लाख में बेचता है। द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग कितना है, 10 लाख है। एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कितना है, 8 लाख है। तो कंप्लीट इस टोटल इनकम कंप्लीट करो, तो क्या करेंगे, मेरा बेच रहे 30 लाख में, मेरा ग्रो करने का खर्चा कितना, 10 लाख, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा कितना, 8 लाख। तो तुम बोलेगा ऐसा मेरा प्रॉफिट तो अब 12 लाख, बल्कि 12 लाख ही मेरा प्रॉफिट होगा, नो। अब इसमें दो पार्ट होगा, एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम में कि रबर है तो 35-65, तो 35% तुम्हारा चले जाएगा इसमें बिजनेस में, 65% चले जाएगा 60% में। उस केस में तुम्हारा 100% ही गया था, ये तो 100% बिजनेस में गया था शुगर केन, बिकॉज शुगर केन इट सेल्फ, हाँ बिकॉज वहाँ पे जो अलग से जो है वो क्या चीज़ का है, कॉफ़ी का, रबर का, टी का, बाकी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो ये जैसे शुगर केन क्या था, एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट शुगर इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसीलिए वो डायरेक्ट बिजनेस इनकम में तुम्हारा गया। बट शुगर केन तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, तो उसका तो इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा मेरा, तो इसलिए वहाँ पे तो थोड़ी तुम्हारा ये होगा। ओनली टी कॉफ़ी रबर का केस में तुम्हारा वो जो 40-60 35-65, और वहाँ पे 25-75 एंड 40-60। और इसका केस लास्ट में तुम्हारा कॉफ़ी वाला तो है ना, रोस्टेड कॉफ़ी, एक कॉफ़ी वाला फिर है सेम, उसमें कितना 25। कॉफ़ी में तुम्हारा पहले कहाँ गिर रहे, कहाँ लिखा है, अच्छा इस तरफ बिजनेस 25-75 इधर लिखा है, 25-75 40-60, राइट। जो फार्म बिल्डिंग का, इसका तो कर ही लेंगे सेम टाइप का, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसका इतना इतना परसेंट। अब फार्म बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग विच इज ओन्ड एंड ऑक्युपाइड बाय द रिसीवर of the rent or revenue of any such land or occupied by the cultivator or the receiver of the rent in kind of this, क्या बोलने वाला, ठीक है ये तो हो गया था ऑलरेडी।
ये तो ठीक है, बुक में भी हम लोग कवर है। हाउ द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ सच फार्म बिल्डिंग फॉर एनी पर्पस अदर देन एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है, वो नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम। ऑब्वियसली पर्पस तो एग्रीकल्चर होना चाहिए, पर इसको हम दूसरा कोई पर्पस, सपोज हम रेसिडेंशियल रहने के लिए हम भाड़ा दे दिए फॉर्म बिल्डिंग को, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम डिराइव फ्रॉम, ये जो बुक में कर रहे हैं इसको यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। ये वाला को इफ़ रिक्वायर हम कट करके वहाँ पे ऐड कर देंगे। तुम लोग अपना बुक में ये वाला ऐड कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। सबको ऐड कर लेना, ये वाला स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे। यहाँ पे नीचे में नोट्स है ना, देख लेना, बाद में जाके कर लेना। इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, तो ये सीड्स है बोला, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर इनकम होगा। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, ये भी तुम्हारे एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। वो तो वहाँ पे बोल ही दिया था, फ्लावर्स मतलब वो जो क्या था उसको नर्सरी वगैरह में तो बोल ही दिया था वहाँ पे। रेंट रिसीव कर रहे फ्रॉम लैंड, अगर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो यूज़ फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तुम लैंड को भाड़े पे दिया था, तो वहाँ से किस लिए कि उस तुम्हारा ज़मीन में कोई कैटल का ग्रेजिंग कर, मैं घास खिलाएगा एक्चुअली, ठीक है, ओके। और किस लिए, बिकॉज ये लोग इसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उस कैटल को, इसके लिए इस केस में भी तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा, ओके। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ बम्बू, बांस घास होता है गांव में, तो वहाँ से भी अगर तुम ग्रो करके बेच रहे हो तो वो भी तुम्हारे लिए इनकम में, एग्रीकल्चर इनकम में आएगा, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नॉन एग्रीकल्चर इनकम में क्या आएगा, लाइफ स्टॉक, इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। अब तुम खटाल खोल के बैठे हो, ठीक है, चाहे वहाँ लाइफ स्टॉक मतलब पोल्ट्री फार्मिंग तुम कर रही हो, लाइफ स्टॉक मतलब क्या होता है, गोरू, खटाल, कैमल, कुछ भी, ठीक है। लाइफ स्टॉक को अगर हम ब्रीडिंग करें, छोटा से बड़ा कर रहे हैं, अब उसको हम बेच रहे, ठीक है, तो वहाँ से अगर तुम्हारा इनकम हो रहा हो तो टैक्स देने पड़ेगा, तो बिजनेस इनकम में जाएगा तुम्हारा, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग कोई अगर कर रहा है तो वो भी तुम्हारा बिजनेस इनकम में जाएगा। फिशरीज कर रहा है तो वो भी बिजनेस इनकम में जाएगा। डेयरी फार्मिंग कर रहा है, वो जो दूध वाला लोग जो सब ये करता है, डेयरी फार्मिंग वगैरह चलता है वहाँ पे, तो ये सब तुम्हारा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, तो ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक नॉन एग्रीकल्चरल, पोल्ट्री फार्मिंग नॉन एग्रीकल्चरल, फिशरीज नॉन एग्रीकल्चरल, डेयरी फार्मिंग नॉन एग्रीकल्चर। तो क्या है सर एग्रीकल्चर में, बेसिकली जब एग्रीकल्चर ऑपरेशन से रिलेटेड जो था वो तो था सीड्स, फ्लावर्स, नर्सरी वगैरह, या फिर तो हमने ज़मीन किसी को रेंट पे दिया वहाँ पे, क्यों, बिकॉज कैटल लोग वहाँ पे घास खाता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग बैम्बू वगैरह, तो ये सब तुम्हारे एग्रीकल्चर है। बाकी ये सब जो था लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, डेयरी फार्मिंग नॉन एग्रीकल्चरल था, ठीक है। अब पार्शियल इंटीग्रेशन वाला हम कराते हैं, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ये कराने से पहले कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया, मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट है, इसके ये सब इनकम है उसके पास, क्या इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ठीक है, सैलरी वाला इनकम तो डायरेक्ट सैलरी में आएगा उसका, फुली टैक्सेबल। इसने 50,000 का कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ, मतलब 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ऑलरेडी मिल चुका है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट किया हुआ, मतलब सब डिडक्शन वगैरह माइनस किया हुआ, तो ये भी तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आएगा, एज इट इज़ फुली टैक्सेबल है। इन एग्रीकल्चरल इनकम हुआ फ्रॉम अ लैंड इन जयपुर, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज एग्रीकल्चरल लैंड है, अज्यूमिंग कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा होगा, तो ये तुम्हारा यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए। और भी कुछ कहानी है नीचे में, इसका मतलब खर्चा भी हुआ है, अच्छा माइनस तो करेंगे हम। एक्सपेंस इनकट फ्रॉम अर्निंग दिस, तो ये दोनों माइनस कर देंगे हम, तो कितना आया, 3,10,000, तो ये फिर अगेन एग्जेम्प्ट हो गया। एग्जाम का मतलब पहले इनकम में आया, कौन सी इनकम में आएगा वो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला इनकम में आएगा, अगेन वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा तुम्हारा। और क्या है, टैक्स लायबिलिटी कंप्लीट करने के लिए तुमको टैक्स रेट का यहाँ पे तो लास्ट में हम कराएंगे, अभी नहीं छोड़ो।
अज्यूम दैट मिस्टर एक्स डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रोविजन ऑफ दिस, मतलब ओल्ड रेजिम में है, न्यू रेजिम में नहीं है। और कहाँ के क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन हैं नहीं ढंग का एक्सरसाइज में, ठीक है। इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में एक बार देख लेते हैं। ये तो सब नेक्स्ट अप वाला है, एग्रीकल्चरल कहाँ से? अभी नहीं है, ये नेक्स्ट वाला है, एग्रीकल्चर नहीं है यहाँ पे, ठीक है फाइन, इतना काफ़ी है। अब डायरेक्ट बुक में आ जाओ यहाँ पर। टी कॉफ़ी वाला तो समझ में आ गया कितना क्या होगा। नाउ फॉर अदर कंपोजिट बिजनेस, ये तो कर ली थी हम लोग। सपोज टी कॉफ़ी छोड़, टी कॉफ़ी अगर होता तो ये होता, दूसरा कोई बिजनेस है तो जैसा ये भी हम लोग थोड़े पहले किया, याद है शुगर केन वाला था ना, शुगर केन वाला था। वहाँ पे क्या है, सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो था वो तो तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसका सेल वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस अदर एक्सपेंस, जो अभी किए। एग्जाम्पल यहाँ पे रेफर करने, एग्जाम्पल कितना था वो, ICI का मैट पेज नंबर 1, सॉरी एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 1 ही तो था, 3 नहीं 1 था। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 3.9। एग्जाम्पल नंबर 1 3.9 ICI मैट, ठीक है। तुम लोग भी अपना बुक में रेफर कर लो, ये लिख छो ही ना। এটা যখন বোঝালাম, এটা সামস করালাম, তো ওর তো কনসেপ্ট দরকার, তো বইটা একটা এই যে কনসেপ্টটা टी कॉफ़ी तो तुम्हें बुझते पारले, टी कॉफ़ी 40-60 होगा, जो भी इनकम इनकम मतलब क्या, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके जो प्रॉफिट आया होगा 40-60, रबर में 35-65, कॉफ़ी में 25-75 या फिर 40-60 किया। अब भाई दूसरा कोई बिजनेस है, टी कॉफ़ी नहीं कुछ और बिजनेस है, तब क्या होगा? इन दैट केस सच एस, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो, सच एस ग्रोइंग ऑफ शुगर केन, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, ग्रोइंग कॉटन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल उससे, ठीक है। तो शुगर केन तो एग्रीकल्चरल है, बट ये तो तुम्हारा नॉन एग्रीकल्चरल है। कॉटन तो एग्रीकल्चरल है, कॉटन देखियो गाछ में, गाछ देखिए कॉटन गाछ, कॉटन गाछ देखियो, कहाँ है, यहाँ दुर्गापुर में है, ठीक है। हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, अब सब जूट से तुम्हारा फिर जूट बनाई, जूट से जूट बैग बना रही, ठीक है। टमाटो से तुम टमाटो सॉस बना रही हो, ये सब तो क्या सामने वाला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, दूसरे वाला तुम्हारा क्या नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। ग्रोइंग ऑफ पोटैटो, उसके बाद उससे तुम पोटैटो चिप्स बना रही हो, तो उस केस में क्या होगा? तो बिजनेस इनकम कितना माना जाएगा? जो तुम्हारा सेल, जितना भी तुम फाइनल प्रोडक्ट बेची उसे तुम माइनस करो कितना तुम, जो तुम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसको बनाने में बेसिकली इनपुट है तुम्हारा, ये इनपुट जितना यूज़ की उसका मार्केट वैल्यू कितना था, जो हम अभी एग्जाम्पल में कराए थे, और कुछ माइनस खर्चा था ना एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये तुम्हारा प्रॉफिट होगा, आई मीन बिजनेस इनकम होगा। तो सर मेरे एग्रीकल्चर इनकम कितना माना जाएगा? ये जो मार्केट वैल्यू था उसी से लेंगे हम यहाँ पे, माइनस उसका बनाने का कॉस्ट, ये मेरा एग्रीकल्चर इनकम था जो कि एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, मिस्टर मनीष एक रेसिडेंट है इंडिया का, उसके पास ये सब इनकम है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी, तो कितना कितना आएगा ये 40-60, तो ये तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे बिजनेस इनकम में तुम इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पे 40-60 हो गया, 40% एंड ये 60%, ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये क्या है, रबर केस में क्या था तुम्हारा 35-65, टोटल इनकम को 35-65 कर दिया वो, इंडिया था बोलकर, बट ये वाला देखो तो भाई क्या है, श्रीलंका है, तो क्या होगा, पूरा ही नॉन एग्रीकल्चर में आएगा, इंडिया में नहीं है। तीसरा इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी वगैरह रोस्टेड है, तो इसके इसमें 25 रोस्टेड है, 40-60, ये इनकम को 40-60 में हम तोड़ दिए, 40-60 था तो सॉरी
40% बिजनेस इनकम है ना, हाँ। तो इस तरफ में तो एक एग्रीकल्चर इनकम बैलेंस है ना, तो इस तरफ 40 होगा, उल्टा लिख लिया मतलब से। 40 जो था तुम्हारा फर्स्ट वाला जो पोर्शन था बिजनेस बिजनेस इनकम का, 40 तो उल्टा कर दी। यहाँ पे तो हेडिंग में एग्रीकल्चर है ना, हाँ। तो इस तरफ होगा। ये तुम्हारा 40-60 होगा, 60 और ये तुम्हारा 35-65 होगा, ये तुम्हारा 40 एंड 60 होगा, उल्टा कर दिया एक्चुअली में। यहाँ बिजनेस इनकम फर्स्ट था, एग्रीकल्चर। ठीक है, समझ में आया? अब भाई सपोज तुम्हारे पास ये है पार्शियल इंटीग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब तुम्हारा एक इंडिविजुअल है, उसका एग्रीकल्चर इनकम भी है एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। तब क्या होगा, दो देयर इज नो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम में नॉर्मली कोई टैक्स नहीं है, राइट, बट इफ एन एसएससी हैज़ नॉन एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज, मैंने एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ तुम्हारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। सपोज यही वाला, सपोज हम शुगर केन से शुगर भी बनाते हैं, तो शुगर केन नॉन एग्रीकल्चर इनकम हुआ, शुगर बना के बेचते नॉन एग्रीकल्चर इनकम हुआ, तो उस केस में मेरा इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। सो दो देयर इज नो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, अगर हम ओनली एग्रीकल्चर बेच रहे तब तो हमको ऐसी सिचुएशन आएगा ही नहीं। जब एग्रीकल्चर ऑपरेशन इनकम भी है मेरे पास, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, ठीक है, एज वेल एज that is if an SSC has non-agricultural income as well as agricultural income, then such agricultural income is included in total income। पहले उस agricultural income को total income में हम ऐड करेंगे, किस लिए, for the purpose of computation of income tax on non-agricultural income, ठीक है, पहले ऐड करेंगे so that हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर पाए नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अभी हम पूरा बताएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और इनडायरेक्ट वे ऑफ टैक्सिंग एग्रीकल्चर इनकम को इनडायरेक्ट वे से टैक्स करता है, ठीक है। तो वर्ड इसको हम हाईलाइट करते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, या फिर इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ टैक्सिंग एग्रीकल्चर इनकम। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तभी करना है ये। अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड करता है मैक्सिमम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को, तो तुम अगर इंडिविजुअल हो, तुम्हारा एज अगर 60 साल से कम है, तुम्हारा लिमिट कितना होगा, 2.5 लाख। तुम्हारा नॉन, अगर तुम इंडिविजुअल 60 से ऊपर है तो एज के 3 लाख, तो अलग, सीनियर सिटीजन के 5 लाख, अलग अलग है। देखना है बुक का लास्ट में टैक्स लायबिलिटी बोल के एक होगा, ठीक है, इसको ओपन करो, सबके पास बुक होगा। टैक्स रेट का चैप्टर बताओ तो ये रहा, टैक्स लायबिलिटी हो गया जो चैप्टर का नंबर कितना है, पेज नंबर 12.1। ये देखो दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन तो नहीं दिखेगा तुम लोगों को, सबके पास बुक है, हम वहाँ से हमें इसका PDF तो ऑब्वियसली किए नहीं है। तो वहाँ पे देखो बिलो 60 लाख, तुम अगर नॉर्मल, हम ओल्ड रेजिम की बात करें, नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू रेजिम, ठीक है, तो अप टू 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगता, उसके बाद ये स्लैब रेट में लगता है टैक्स, ठीक है। अगर तुम्हारा एज तुम 60 से नीचे है बट बिलो 60 है, 60 साल है बट बिलो 80 है, तो तुम्हारा 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 80 साल से ऊपर है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना कि मैक्सिमम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, तो इट कैन बी 2.5 लाख, अगर तुम्हारा लेस देन 60 वाला होगा तो इट कैन बी 3 लाख, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 बट लेस देन 80, ठीक है, इट कैन बी 5 लाख ऑल्सो, अगर ये ग्रेटर देन 80 है तो, ठीक है। तो तुमको ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो, अगर कम है तो ठीक है, अगर एक्सीड करता है, अगर तुम्हारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है मैक्सिमम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करता है, तब तुम्हारे इंटीग्रेशन वाला करने पड़ेगा। और दूसरा क्या है तुम्हारा, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम केस में एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा ही हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होगा तब तुम्हारे इंटीग्रेशन वाला करने पड़ेगा। तो अब सपोज कैसे करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऐड करो एग्रीकल्चर इनकम को टू द नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ, एज इफ इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ठीक है।
नीचे एग्जांपल दिया है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सपोज एक, अब देखो एग्जांपल रीड करो नीचे में। एग्जांपल का इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 5,50,000 है। ओके, ये तुम्हारा क्या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम कितना 50,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करने बोला तो हम ऐड करेंगे 6,00,000। ओके, अब 6,00,000 ऐड करके देख रहे क्या तुम्हारा एग्जाम्पशन, ये कंडीशन दोनों फुलफिल हो रहा है। क्या बोला था कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है तुम्हारा वो 5 बेस मैक्सिमम टैक्स एग्जाम्पशन से कम होना चाहिए। तो क्या कम है ना, ज़्यादा है, ज़्यादा ही है, 5,50,000 से तो ज़्यादा ही है। दूसरा एग्रीकल्चर इनकम बोला कि 5 से कम होने से, 5 से ज़्यादा ही है तुम्हारा, तो इसको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगा हमको। तो हम टोटल इनकम का ऊपर पहले ये जो दैट मीन्स जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको भी हम टोटल इनकम के अंदर कंसिडर करके हम नॉर्मली जिस तरह से टैक्स कैलकुलेशन करते करेंगे। तो 6,00,000 का ऊपर टैक्स कैसे होगा, अप टू 2.5 लाख नील, कोई टैक्स नहीं लगे, तो बाकी बचे कितना, 6,50,000। तो नेक्स्ट स्लैब कितना है पता है, यहाँ पे तुम ऐसे अप टू 2.5 लाख नील, कोई टैक्स नहीं लगे। पर उसके बाद नेक्स्ट जो है 2,50,000 एक से लेकर कितना 5 लाख तक, कितना परसेंट है, 5%। तो यहाँ पे तुम्हारा इनकम जो है 6,00,000, यानी 5 लाख से ऊपर है तो पूरा डिफरेंस 2.5 लाख ही होगा। तो अगर तुम्हारा इनकम 4.5 लाख होता तो 2.5 लाख से 4.5 लाख होता है यहाँ पे 5 से ऊपर है तो इसलिए पूरा ले लिया हम। तो जो भी हो रहा है डिफरेंस उसके ऊपर 5% करने से 12,500 आएगा। ठीक है, और ये याद भी रख लेना बिकॉज एग्जाम में उतना कैलकुलेट टाइम नहीं मिलेगा। 5 लाख से ऊपर है इनकम तो यहाँ तक तो एटलीस्ट 12,500 तो होगा ही, फिक्स्ड है। अब नेक्स्ट स्लैब क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट 5 लाख से लेकर 5 लाख से तुम्हारा कितना है, देखो 5 लाख से 10 लाख 20%, 5 उसके 10 लाख के ऊपर। तो तुम यहाँ पे 10 लाख तुम जाओगे क्या, नहीं जाओगे बिकॉज तुम्हारी इनकम ही 6 लाख था। तो यहाँ पे इसलिए हम 6 लाख में रुक जा रहे हैं, अदरवाइज हम 10 लाख तक भी जा सकते थे। तो यहाँ पे डिफरेंस जो आया उसके ऊपर 20%, 5, 20, 30 है कि नहीं, तो आ रहा है तुम्हारा कितना 32,500। तो ये एज इफ अगर हम एग्रीकल्चर इनकम भी टोटल इनकम में कंसिडर करते तो मेरा इनकम टैक्स कितना बनता, 32,500 बनता। फिर अब तुमको कुछ रिलैक्सेशन दे रहे हैं यहाँ पे, देखो अब नाउ बोला कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्जेम्पशन लिमिट। ये जो टैक्स कैलकुलेट किया इससे माइनस करे क्या, अब हम एग्रीकल्चरल इनकम एंड एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा एग्रीकल्चर इनकम कितना है क्वेश्चन में, 50,000 है, तो 50,000 प्लस तुम्हारा एग्जेम्पशन कितना मिला था, 2.5 लाख, 2.5 लाख एग्जाम था ना, तो कितना 3 लाख। 3 लाख के ऊपर अगर टैक्स कैलकुलेट करना है तो 3 लाख के ऊपर अप टू 2.5 लाख नहीं, बाकी बचा कितना 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक, दैट इज 50,000, उसका 5% 2.5 लाख जाए। तो ये 32,500 से ये 2.5 माइनस हो गए। पहले हम ऐड किए फिर हम माइनस कर दिए, तो नेट में कितना हुआ तुम्हारा 30,000। इसका इससे क्या फ़र्क पड़ा बोलो तो उसका अल्टीमेटली इसको यहाँ से ऐड करने की वजह से क्या हुआ, उसका टोटल इनकम बढ़ गया, तो ये जो स्लैब रेट में उसको फ़र्क पड़ गया। माइनस देखो 5% का रेट में कर रहे, ठीक है। अगर सोचो दूसरा सिनेरियो यहाँ पे लेके रहा हूँ, सपोज अगर इसका 50,000 नहीं होता तो क्या होता, अगर ये जस्ट उसका 5,50,000 इनकम होता तो क्या होता, तो 5,50,000 को टैक्स लगता कितना, फर्स्ट 2.5 लाख पे नील, राइट। अगर सपोज ओनली इनकम 5,50,000 होता तो क्या होता, कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं था तो क्या होता, नील होता। और यहाँ पे तुम्हारा कितना 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, मतलब ये वाला 12,500 लगता है, और बाकी जो तुम्हारा कितना बचा 50,000 ना, 50,000 के ऊपर 5% कितना होता है 2,000, 5 नहीं सॉरी 20% कितना होता है, 50 का 20% मतलब 10,000, 20% कितना 10,000 हो गया, 10,000 हो, तो 10,000। तो मेरा टैक्स कितना लगता, हम एजुकेशन से इसको बात दे रहे, टैक्स कितना लगता 22,500 अगर ओनली बिजनेस इनकम होता तो, ठीक है। बट अभी कितना लग रहा है मेरा टैक्स 30,000, कितना ज़्यादा लग गया। इनडायरेक्टली तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम को भी टैक्स लगा लिया, तुमको लग रहा है कि यहाँ पे एग्जाम से दिया है, बट यहाँ फ़र्क पड़ गया क्या, यहाँ पे तुम्हारा 5% और यहाँ पे वही 50,000 का वजह से कितना 20%, तो 15% का टैक्स ज़्यादा लग गया ना मेरा। ये डिफरेंस करो तुम 15% ही आएगा, 50 का 15% कितना 7500। तो तुमको यहाँ पे जब एग्जाम्शन कैलकुलेट कर रहा है तो टोटल इनकम में जस्ट 50,000 एंड 2.5 लाख दे रहा, तो यहाँ पे 5% एग्जाम्शन दे रहा, हमारा टैक्स का बेनिफिट दे रहा तुमको।
और जब तो यहाँ पे तो 20% में घुस गया था भाई, जो 50 आया था एक्स्ट्रा इनकम का वजह से वो 20% में आ गया था वो, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगे कितना 10,000 का, 10 माइनस 7,500 एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है वो। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ टैक्सिंग एग्रीकल्चर इनकम। बहुत सियाना इनकम टैक्स, ठीक है छोड़ेगा नहीं कुछ तुमसे। तो अब क्या हुआ, नेट में तुमको जो मिलेगा टैक्स, ये 30,000 तुम्हारा टैक्स बना, इसके ऊपर 4% सेस लगाएगा 1,200 रुपये, तो 31,500 आया। ये है मेथड। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों है एक पर्सन का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। मतलब पहले हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करके नॉर्मल जिस तरह से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते करेंगे एजुकेशन सेस को छोड़कर। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, जो जितना मेरा इनकम एग्रीकल्चर इनकम इसमें घुसा हुआ था, ठीक है, वो प्लस जो एग्जाम्पशन मिला हमको 2.5 लाख, मेरा केस में 3 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, अलग अलग सिनेरियो। तो उसको ऊपर अब तुम इनकम टैक्स का रेट कैलकुलेट करो, तो सेम स्लैब सिस्टम में। तो अगेन ये 3 लाख में अप टू 2.5 लाख नील, तो 50,000 पे 5%, तो तुमको जस्ट 5% का बेनिफिट मिलेगा, तो 2,500 कम, ठीक है। तो 30,000 तुम्हारा टैक्स लग गया। तो अगर सपोज एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो तो मेरा तो 22,500 ही होता मेरा। तो फायदा क्या चीज़ करते, कुछ नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सिंग तो कर लीजिए, थोड़ा सा 2,500 का डिस्काउंट दिया मैंने, और तो कुछ नहीं, ठीक है। इसी टाइप का सम्स बुक में भी बुक में इस टाइप का सम्स है, देखो तो होगा, आई थिंक होना चाहिए। जैसे कि इसी केस में अगर नॉन इंटीग्रेशन, इस केस में जैसे क्या है, उसको नॉन, इसका बिजनेस इनकम भी है एंड एग्रीकल्चर इनकम भी है। तो यहाँ तो जैसे बिजनेस इनकम कैलकुलेट किया, पर अगर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने बोले तब तो करना ही पड़ेगा हमको। कैसे करेंगे हम, पहले कहाँ गिरे, 1,50,000 तो लेंगे, उसके साथ तो तुम्हारा 13 लाख भी जोड़ेंगे हम करके हम पूरे। बट यहाँ पे मेरा बिजनेस इनकम कितना है, 1,50,000, 2.5 लाख से कम है, तो यहाँ पे तुम्हारा बट दूसरा कंडीशन यहाँ पे 5,000, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ मेरा, यहाँ पे बच जाएगा वो। इसके ऊपर देखो कोई सम्स है यहाँ पे, यहाँ पे दिए है ना, ये केस में दिए। देखो यहाँ पे सैलरी इनकम भी था, इस केस में दिया सैलरी इनकम भी था, हाउस होल्ड इनकम भी था, नॉन एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम भी था, जो हम कितना 3 लाख कितना हुआ था हम लोगों के इसमें, 3,10,000 था। तो हम ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी ये करके ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग बोला 5,30,000, टोटल इनकम मेरा 5,30,000 हो रहा था। बट जब हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तब इस टोटल इनकम मेरा 5,30,000 ही बोलेगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बट जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो इसको जोड़ के कैलकुलेट करेगा। तुम्हारा टोटल इनकम कितना आ रहा है, 5,30,000 ही आ रहा है, इसको एग्जेम्प्ट ही तो है इनकम टैक्स में। बट जब तुम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगी तो वहाँ पे क्या होगा, वही जो 5,30,000 के साथ क्या करेंगे हम, ये तो एग्जाम था, 5,30,000 था मेरा, इसको तो ले ही नहीं थे, तो इसको तुम लोग 3,10,000 को नॉन क्या बोलते एग्रीकल्चर इनकम को, तो 8,40,000 हो गया। अब इसके ऊपर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किए होंगे जैसे अभी हम किए, अब तो 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 20%, 2.5 लाख 5%, फिर तो तुम्हारा 5 लाख से 10 लाख, दैट इज यहाँ पे इसके से 5 लाख से 8,40,000 होगा तुम्हारा 20%, ठीक है। तो कितना हो रहा है टैक्स, 80,500 हो रहा है। तो अगेन हम स्टेप 2 क्या था जो अभी हम देखें, क्या एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जेम्पशन, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा 5,60,000 में से अप टू 2.5 लाख नील, तो बाकी जो बैलेंस हो उसको ऊपर करने से 24,500 आ रहा है। तो दिस माइनस दिस हो जाएगा टैक्स, तो करके कितना आ रहा है, 56,000 आ रहा है, राइट। 56,000 टैक्स के ऊपर फिर वो 4% आएगा, तो 58,240 आ रहा है। तो टोटल इनकम तुम्हारा 5,30,000 ही आएगा, बिकॉज होता है एग्जेम्प्ट है। बट अगर तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम के साथ, क्वेश्चन में नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ अगर एग्रीकल्चर इनकम है, बट बाई टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन में डोंट फॉरगेट, एग्जाम मिस्टेक होगा, तुम 5,30,000 के ऊपर करके रहोगे, गलत हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटी अगर कैलकुलेट करने के लिए दिया है तब तुमको एक बार ऐड करके करने पड़ेगा। क्या हुआ, नहीं आया कॉकरोच, अरे भूत नहीं, डोंट वरी ভয় পাচ্ছ তুমি, কিসের ভয় লাগছে? अरे এটা ওতে কি আছে, কিছু হবে না, কামড়ালে কিছু হবে না, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ये वाला क्वेश्चन को यहाँ पे रेफर कर देना, अच्छा क्वेश्चन है ना, तो वहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी एक रेडीमेड क्वेश्चन तुमको मिल गया, ठीक है। सीएमए का मैट में भी तुम लोग देख लेना, न्यू मैट में जिसके पास है। ये बाबू का 70 साल होता तो क्या होता, 70 साल केस में क्या होता, हमको 2 कंडीशन फुलफिल करना था। यहाँ पे कंडीशन क्या था, ही सेटिस्फाई बोथ दी कंडीशंस,
नेट एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड करता था 5 लाख एंड 2.5 लाख। इस केस में भी बोथ कंडीशन फुलफिल करा, 5 लाख और 3 लाख दोनों एक्सीड कर रहा है। इस केस में 70 था, मतलब 60 से 70 कितना था तुम्हारा, 3 लाख ही था। 80 से ऊपर 5 लाख होगा। इस केस में 80 करेंगे हम, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर को इसको भी रेफर कर, तो क्वेश्चन नंबर 3। प्लस ICI 3। पेज नंबर तुम लोग लिख लेना, कितना था पेज नंबर 3.16। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो छोड़ना नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज़ है। ओके, ओनली एग्रीकल्चर है तो चलो एग्जेम्प्टेड इनकम में, बट एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर है तो तुम्हारा माना कि टोटल इनकम में नहीं आएगा भाई, बट टैक्स लायबिलिटी में आएगा पूरा। उसके बाद उसका ऊपर फिर अलग से जो टैक्स है वो बनता है वो हट जाएगा, राइट। और टी कॉफ़ी वाला होगा तो अगर सपोज टी कॉफ़ी का साथ में तुम्हारा बिजनेस नॉन बिजनेस वाला कहानी है, तो उस केस में ये होगा तुम्हारा। अब दूसरा वाला में हम आ जाए धीरे धीरे। यहाँ तक एग्रीकल्चर इनकम का कहानी क्लियर हुआ, पिक्चर पक्का। ओके, अब देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट, তুমি বুঝতে পারছো? শেয়ার অফ প্রফিটস তুমি বাড়িতে কি করবে, 1.5 এর স্পিডে চালিয়ে ইউটিউব ভিডিওগুলো দেখে নেবে। আচ্ছা, তাহলে তোমার হয়ে যাবে। নিজে থেকে করতে যাবে, টাইম কনজিউমিং, টাইম লাগবে। তুমি 1.5 দেখবে কোন স্পিড তোমার জন্য সুটেবল হচ্ছে। 1.2, 1.5, 1.2তে দেখো স্টার্টিংয়ে, যদি তুমি দেখো বুঝতে পারছি তো 1.5 একটু ফাস্ট হয়ে যাবে তখন। এমনি আমি ফাস্ট কথা বলি, ঠিক আছে, তুমি 1.2ই দেখো ভাই, তো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তোমার হয়ে যাবে। তখন তোমার হাতে কত মাস টাইম আছে এখন? 2 মাস, আরামসে হয়ে যাবে। প্লাস এই বইটা তাড়াতাড়ি কিনে নাও, তোমার নাম্বার দিতে। শেয়ার অফ প্রফিট ফ্রম, তোমার কি আইডিটিও আছে এইবারে? বোথ গ্রুপ দিচ্ছ না? বোথ গ্রুপ দিচ্ছ। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज एग्जेम्प्टेड। वाई एग्जेम्प्टेड? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म तो खुद टैक्स पे करता है, तो एक ही प्रॉफिट के ऊपर कितना बार टैक्स लेगा, तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल होता है। प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे चुका था पार्टनरशिप फर्म, तो इसीलिए यहाँ पे इसका एग्जेम्प्ट हो रहा है। पार्टनर को अगर मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। दूसरा, अगर HUF का शेयर ऑफ इनकम है तो HUF तो खुद टैक्स दे देता है, उसका इन लोग को अगर शेयर ऑफ इनकम मिले तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर को मिल रहा है, एग्जेम्प्ट है। HUF को मिल रहा है, शेयर ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट। नाउ इंटरेस्ट इनकम। अगर हम कोई नॉन रेसिडेंट NRE अकाउंट इंडिया के बाहर खोल के रखें, या फिर इंडिया में अगर कोई नॉन रेसिडेंट खोल के, इट इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(4), बिकॉज ये क्या होगा, जहाँ पे इनकम हो रहा है वहाँ पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा। अगर फॉरेनर है यहाँ पे अकाउंट खोला तो अपना वहाँ उस कंट्री में देगा, हम यहाँ का है वहाँ अकाउंट खोला, हम अपने इस कंट्री में करेंगे। इंटरेस्ट पेबल टू नॉन रेसिडेंट बाय यूनिट located at IFSC, International Financial Service Center, in respect of monies borrowed by it shall be exempted। मतलब क्या, कोई IFSC से लोन लिया था, इंटरेस्ट पेबल टू नॉन रेसिडेंट, हम नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो दैट इज नॉन रेसिडेंट का इंडिया से इनकम हो रहा है, तो ठीक है, तो उस केस में उसके लिए वो एग्जेम्प्ट होगा। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हम लोग चैप्टर 6 में भी किए थे 80C में। PPF अकाउंट, PPF में पैसे जमा जब करे तब कुछ टैक्स लग रहा था? नहीं लग रहा था। एग्जेम्पशन उल्टा हमको डिडक्शन मिल रहा था चैप्टर 6 में 1,50,000 तक का, राइट। तो अब सपोज PPF का पैसा हमको मिल रहा है, जब मिल रहा है तो बोथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एग्जेम्प्ट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो PF में जब पैसा जमा करते तब तो कुछ जमा जब करते तो मेरा इनकम नहीं, हम तो अपने इन्वेस्टमेंट करें, इट्स नॉट माई इनकम, ठीक है। जब उठा रहे तब भी तुमको कोई टैक्स नहीं, इंटरेस्ट मिलता हो तो मेरा इनकम है, इंटरेस्ट में तुम्हारा एग्जेम्प्ट है। तो PPF अकाउंट का प्रिंसिपल तो एग्जेम्प्ट था ही, मेरा इन्वेस्टमेंट उठा रहे, नॉट माई इनकम, हम इन्वेस्ट के उठा रहे प्रिंसिपल, मिलता क्या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, तो ये मेरा इनकम है, ये भी एग्जेम्प्ट है। एनी इंटरेस्ट पेड या अक्रूड और एनी अमाउंट पुट ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट, लड़की लोग का जब सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है उसमें भी जो तुमको पेमेंट पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी तुम्हारे लिए एग्जेम्प्ट है, ओके। दूसरा, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स से, अब याद है हम लोग चैप्टर 6 में 3,500 रुपये तक हम लोग का था। अगर ये वाला तो इंडिविजुअल अकाउंट में, अगर जॉइंट अकाउंट करते 7,000 रुपये था, एग्जाम था। इन एडिशन टू दैट वहाँ पे डिडक्शन भी मिल रहा था, आपके ATTTA ATTB में मिल रहा था ना, इंटरेस्ट 10,000 का था वहाँ पे था,
50 तो हाँ सीनियर 50 सिटीजन और 10,000 था, 10,000 था ना। हाँ सेविंग्स है। ठीक है। तो यहाँ पे तो वो तो यहाँ पे मिलेगा 3,500, 7,000 प्लस वहाँ पे भी एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर तुम एक्स्ट्रा लेना वहाँ पे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इटसेल्फ 3,500 का इंडिविजुअल अकाउंट में मिलेगा, एंड जॉइंट अकाउंट का केस में तुम्हारा 10-15 में 7,000 का मिल जाएगा। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में तुम इंटरेस्ट डिपॉजिट रखे, वहाँ से इंटरेस्ट मिला तो एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड वगैरह में, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में अगर हम इन्वेस्ट किए, वहाँ से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ओनली अगर उस बॉन्ड मोटिव बोला ना टैक्स फ्री बॉन्ड है, तो गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड निकाला आरबीआई, उसमें हम इन्वेस्टमेंट किए, वहाँ लिखा था टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, तो नोटिफाइड अगर है तभी एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं, कोई भी बॉन्ड में करने से नहीं मिलेगा। ठीक है। एनएससी वाला इंटरेस्ट ऑन एनएससी, ये सब जो कर रहे एनएससी में हम इन्वेस्ट किए करने से चैप्टर 6 में वो डिडक्शन मिल रहा था। अब सपोज एनएससी का हम जो भी इन्वेस्टमेंट करना था कर लिए, अब उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहला फर्स्ट 5 ईयर्स जो है टैक्सेबल है अंडर अदर सोर्सेस, एंड ऑल्सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल। ठीक है, टैक्सेबल है अदर सोर्स में, फिर डिडक्शन से तुमको मिल जा रहा था उसका। इंटरेस्ट फ्रॉम 6th ईयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, बट नो डिडक्शन इज अवेलेबल, डिडक्शन अवेलेबल नहीं है उसका इंटरेस्ट का। 5 साल तक तुम्हारे इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा। तो क्या क्या किया हम, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, HUF का शेयर ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट है, NRE अकाउंट एग्जेम्प्ट है, IFSC से अगर कोई लोन लिया, कोई अगर हम IFSC कोई नॉन रेसिडेंट से लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट दे रहा तो उसका जो इनकम और वो भी एग्जेम्प्ट है। प्रोविडेंट PPF का प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों एग्जेम्प्ट है, उठाएंगे तो। सुकन्या समृद्धि अकाउंट वो भी एग्जेम्प्ट है। पोस्ट ऑफिस का केस में सिंगल अकाउंट इंटरेस्ट जो मिलता है हमको, उसमें सिंगल अकाउंट अगर है, इंडिविजुअल अकाउंट 3,500, जॉइंट में 7,000 तक का एग्जेम्पशन है, प्लस तुम्हारा 80 TTA एंड TTB का वहाँ पे एक्स्ट्रा वहाँ तो मिलेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर नोटिफाइड है तो एग्जेम्प्ट है। NSC का केस में पहला 5 साल तक तुमको डिडक्शन मिलेगा, उसके बाद 6 ईयर से नो डिडक्शन इज अवेलेबल। अवार्ड, ग्रांट, स्कॉलरशिप, अलाउंस या फिर अदर आइटम, तुम्हें अवार्ड मिला, सपोज तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गए, अवार्ड मिला। ठीक है, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिला, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन को स्कॉलरशिप मिला, स्टूडेंट्स और स्कॉलरशिप मिलते ही, या फिर कोई अदर अलाउंस, तो उस केस में क्या होगा, स्कॉलरशिप क्या होना चाहिए हिसाब से, तो ऑब्वियसली भाई एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू द मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ पे मेंबर ऑफ MP MLA, नाम तो सुना ही होगा MP MLA। ठीक है, MP MLA को जो, उन लोग को भी क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से पैसा मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंस मिलता है, तो ये भी तुम्हारा क्या एग्जेम्प्ट है। अगर सामने वाला न्यू टैक्स रेजिम में जाएगा तो उसके लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, ये सब जो है MP MLA को मिलता है एग्जेम्प्ट। दूसरा, अगर सपोज एक इंडियन सिटीजन है इन सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो हैज़ बीन डेब्यूटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर उसको पोस्टिंग दिया गया फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट इज एक्सेप्ट, मतलब जैसे कि इंडियन एम्बेसी का ऑफिस वगैरह रहता है, भाई इंडिया का कोई भी अलग पोस्ट का है जो बाहर में है मिनिस्ट्री का। ठीक है, इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट उसको बाहर पोस्टिंग किया सर्विसेज के लिए, तो उसको जो भी अलाउंसेस, जो भी परक्यूज मिलता है वो सब एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। अब आ जाते हैं अवार्ड मिला है। अवार्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो या फिर अदर को भी नोटिफाइड बॉडी अप्रूव बाय द गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड। अगर अप्रूव है तो गवर्नमेंट से तो एग्जेम्प्ट है ही, अदर कोई अप्रूव बॉडी से मिला है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करके रखा तो भी एग्जेम्प्ट है। हाउएवर अवार्ड रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन, सपोज तुम जो गेम शो चल रहा, कोई कॉन्टेस्ट चल रहा, वहाँ से अगर अवार्ड मिला, मे बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज, सब्जेक्ट टू अगर वो नोटिफाइड नहीं है। 56(2)(10), 56(2)(10 सबको तुम लोगों को याद होगा, राइट। अवार्ड मतलब क्या था, पैसे तो मिलता है, प्राइज तो मिलता है, इन काइंड भी मिले तभी, मोबाइल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिला। ठीक है, था ना वहाँ पे इनकम अदर सोर्स में गिफ्ट मिला तो 50,000 से ऊपर है तो भाई टैक्सेबल लग जाएगा। तो गवर्नमेंट दे रहा तो ठीक है, अगर कोई अप्रूव बॉडी से मिले तो ठीक है, एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज अदर पर्सन से अवार्ड वगैरह मिला तो लग जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और उसका लीगल हियर्स बाय वे कंपेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर एनी गवर्नमेंट, कोई सपोज डिजास्टर अर्थ कोई आ गया, सुनामी आ गया, तो गवर्नमेंट कंपेंसेशन दे रहे, तो उस केस में एग्जेम्प्ट है।
एनी इनकम अराइजिंग टू नॉन रेजिडेंट जो इंडिया का नहीं है, बाहर से आया था, नॉट बिंग जो कि ना कंपनी भी नहीं, कोई फॉरेन कंपनी, कोई एक इंडिविजुअल होगा कि वो कोई सर्विस देने के लिए यहाँ पे आया था, बाय रॉयल्टी मिल रहा, फी मिल रहा टेक्निकल सर्विस के लिए, तो उसके लिए एग्जेम्प्ट हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? सिंपल है। तो MP MLA कौन से फ़ायदे भी है देखो। अब आ जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC। जब हम लोग LIC करते हैं तो उसका बेनिफिट कहाँ मिलता है, बोलो कहाँ मिलते हैं? इनकम टैक्स का कौन सा सेक्शन है? 80C मिलता है ना डिडक्शन। तुम डुबाओगे, एकदम पढ़ाई नहीं करी तो मम्मी को बोला हमको कॉल करने के लिए, नॉट टीच फर्दर, ऐसा रहेगा तो ठीक है। पास करने के लिए है तो भी मेरा पास पढ़ो, अगर पास करने के नहीं जस्ट आना है क्लास करना है तो आई डोंट वांट टू टीच दिस काइंड ऑफ स्टडी। कि मेरा पास पढ़ के कोई अगर फेल किया इसका मतलब बदनामी मेरा है, आई कांट टॉलरेट दिस। ठीक है, आई वांट सीरियस स्टूडेंट, एक भी रहेगा स्टूडेंट चलेगा बट सीरियस होना जरूरी है। अगर हम तो वहाँ पे एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर वहाँ पे बताया गया था कि दो स्कीम में बताया गया था कि एक 10% और 15%। हाँ जैसे हाँ, कि अगर मान यहाँ पे भी है वो 10% 50% आएंगे, अभी हम बता रहे सेम है। तो तुम जब LIC में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कभी तुम्हारा डिडक्शन नहीं मिलता। क्या चीज़ का डिडक्शन मिल रहा था हमको? प्रीमियम का, राइट। इन्वेस्टमेंट तो तुमको तुम डाल रहा मिल जाएगा, तुम पैसा का डिडक्शन नहीं मिल रहा था, प्रीमियम का तुम जो खर्चा कर रहे हो प्रीमियम का डिडक्शन मिल रहा था। 10% 15% वाला जो रूल्स था वहाँ पे। अब क्या हुआ, सपोज वो LIC तुम्हारा मैच्योर हो गया। LIC का दो सिचुएशन हो सकता है, सामने वाला का डेथ हो गया या फिर मैच्योर हो गया। अगर सामने वाला का डेथ हो जाता है, अदर देन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि PGBP में अलग से हम लोग कवर किए थे, राइट, नॉर्मल इंडिविजुअल केस में, तो उस केस में एग्जेम्प्ट है। उसका जो नॉमिनी को मिला इन केस ऑफ डेथ, LIC का जो भी पैसे मिला वो एग्जेम्प्ट है। ओके, अब सपोज डेथ नहीं हुआ, जिंदा है, अब मैच्योरिटी हो गया, 30 साल का केस है, मैच्योर हो गया, तब क्या होगा? प्रिंसिपल भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, राइट। तब क्या होगा? इफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होगा अगर उसका प्रीमियम इज पेड विद इन 10%। जो प्रीमियम पे किया ना वो 10% का अंदर था तो तुम्हारा एग्जेम्प्ट होगा, या फिर 15% जो भी वहाँ पे था सिचुएशंस, 15% इन केस ऑफ 80 DD में जो कवर था हैंडीकैप वाला। बट अगर प्रीमियम एक्सीड करता है, हाँ अगर प्रीमियम एक्सीड करता है, उस टाइम जो हम प्रीमियम दिए थे एक्सीड करता है 10% या फिर 15% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू को, तब टैक्सेबल हो जाएगा। तो भाई प्रीमियम कम रहना ही सही है, सो दैट हमको उस टाइम भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सपोज एक पॉलिसी वैल्यू था 1 लाख का, उसको हम लिए थे जो भी 1/4/2013 में, प्रीमियम दिए थे 90,000, तो कितना परसेंटेज हो रहा है? 10% से कम ही है, तो इट इज़ लेस देन 10%। अब जब अगर मैच्योरिटी में पैसा एग्जेम डेथ होगा तो भाई ऑलरेडी ऑलवेज एग्जेम्प्ट, इससे कोई इरेस्पेक्टिव होती तुम्हारा प्रीमियम का परसेंटेज क्या था। बट अगर नॉर्मल केस से मैच्योरिटी हुआ, उस केस में अगर कम है 10%, प्रीमियम पे जो 10% से कम है, तो अमाउंट रिसीव जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये बार सेकेंड वाला केस में क्या 18,000 दिए थे प्रीमियम, तो ग्रेटर देन 10% है, तो इस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। एक तो और पॉइंट था सर, करना चाहता हूँ। बोलो। हाँ सर, वहाँ पे और भी बताया गया था, अगर मान लीजिए हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं पॉलिसी को, हाँ 2 तो साल मेरे का, प्रीवियस ईयर हाँ 2 साल वो का भी वहाँ आप पे लिमिट था। अगर डिसकन्टिन्यू कर देते हैं तो जो तुमको प्रीमियम मिला था उल्टा वो भी तुम्हारा टैक्सेबल इनकम में घुस जाएगा। ठीक है, तो LIC वाला ट्रीटमेंट समझ में आ गया। करना क्या है, इन्वेस्टमेंट तो हम लोग 80C में किए थे, ये जब उसका पैसा मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है, पैसा मिलेगा तो डेथ केस में ऑलवेज एग्जेम्प्ट है। मैच्योरिटी हुआ है तो दो सिनेरियो हो सकता है, अगर 10% से कम है तो भाई एग्जेम्प्ट है, प्रीमियम जो हम पे किए होंगे, अगर प्रीमियम पे इससे ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब NPS में भी तो पैसे जमा किए थे, याद है 80C में, 80C में हम लोग NPS में पैसे जमा किए थे, राइट, टायर 1 अकाउंट याद आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग टायर 1 अकाउंट में जमा किया था तो उसको 80C में मिल रहा था। ठीक है, 80 CCD1 वाला तुम लोग अगर याद होगा, मेरे पास अगर यहाँ पे है सॉफ्ट कॉपी 80C, कहाँ गया 80C, चैप्टर 6 दिख रहा तो बोलना यहाँ पे स्क्रीन में किसी को, 80C ये रहा, नहीं सैलरी आ गया। ये रहा,
ये सब चैप्टर इनकम टैक्स जो है ना एक दूसरे के साथ लिंक है, ठीक है। इतना क्रॉस कर करके पढ़ोगे, जैसे हम बता रहे हैं ना, लिंक करके उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। बैक करो, ये देखो, ये LIC के बारे में था जो हम कंट्रीब्यूट करते प्रीमियम का डिडक्शन मिला था 10-15 वाला, तुम जब 2 साल वाला बोला, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन है सर जब हम पैसा उठाएंगे तो क्या होगा, पैसा उठाएंगे तो क्या होगा, वो मेरा एग्जेम्पशन वाला चैप्टर में कवर है, एग्जेम्प्ट है बोला है। अगर 10% का वाला में है तो ज़्यादा होगा तो तुम्हारा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम दिए होंगे तो, राइट। और डेथ में तो ऑब्वियसली है। अब ये सब PPF में जो हम पैसा जमा किए थे यहाँ पे डिडक्शन मिला था, विड्रॉ में भी एग्जेम्पशन मिलेगा हमको, NSC का भी हम लोग देखें यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पे देखो तुमको ये टायर 1 अकाउंट है जो 80 CCD याद होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली सबको आजकल इसमें जा रहा है। तो 80 CCD में हम लोग क्या कर सकते थे, खुद भी हम अकाउंट ओपन करके NPS का पैसा जमा कर सकते थे, तो हमको कुछ डिडक्शन मिल रहा था, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड या फिर 20% ऑफ ग्रॉस इनकम, राइट। अगर हम एम्प्लॉयड है, कहीं पे जॉब करते हैं, तो मेरा एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। तो मेरा एम्प्लॉयर भी अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो वहाँ पे भी हमको एग्जेम्पशन डिडक्शंस मिल रहा था, 10 या 14% तक कर सकता है एम्प्लॉयर। और उल्टा तो ये तो तुम्हारा मेरा लिमिट में काउंट नहीं करते 1,50,000 का। अगर हम भी खुद से किए होंगे, ठीक है, तो वो भी अगर हम किए होंगे तो ये तो 1,50,000 के अंदर आ रहा था, प्लस एक्स्ट्रा 50,000 का और डिडक्शन हमको मिल रहा था टायर 1 अकाउंट में, राइट। अब इसी का ही क्या करें हम यहाँ पे, विड्रॉ का टाइम आएगी, ठीक है। नाउ सम रिसीव्ड आउट ऑफ पेंशन फंड, सम रिसीव्ड आउट ऑफ पेंशन फंड अंडर सेक्शन 80 CCD टायर 1 NPS अकाउंट। ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट, हम अकाउंट क्लोज कर दे रहे, ठीक है। इन द ऑफ 60% ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव बाय एन SSC फ्रॉम NPS इज एक्सेप्टेड। तो NPS का जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं उसको जो 60% पैसे मिलते हैं वो मेरे लिए SSC के लिए एक्सेप्टेड है। अमाउंट रिसीव बाय नॉमिनी ऑन अकाउंट ऑफ डेथ इज नॉट टैक्सेबल। अगर सामने वाले का डेथ हो गया तो उसे नॉमिनी को मिल रहा तो क्या होगा, तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर NPS वाला है तो, बट नॉर्मल पेंशन होगा तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसका अदर सोर्स में उसका टैक्सेबल होगा। तो क्या है, अगर अकाउंट क्लोज करते हैं तो 60% तुम्हारे लिए एग्जेम्प्ट है, बाकी 40% को टैक्स लग जाएगा NPS में, ठीक है। बट यही वाला सुकन्या समृद्धि होता तो टैक्स नहीं लगता। इट्स बेटर कि सुकन्या समृद्धि में सब पहले इन्वेस्ट करें, पैसा बचे तब हम इसमें इन्वेस्ट करें। अमाउंट रिसीव बाय नॉमिनी ऑन अकाउंट ऑफ डेथ तो नथिंग इज टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट है। रेगुलर पेंशन जो नॉर्मली टैक्सेबल होते हैं। अगर पार्शियल विड्रॉ किए, पूरा विड्रॉ नहीं किया, पार्शियली विड्रॉ किए, हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं, 25% तक, टू दी एक्सटेंट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम इज एक्सेप्ट। 25% तक अगर तुम उठा रहा होगा तो पार्शियल विड्रॉ में टैक्स नहीं दे, बाकी टोटलिटी में वो 60% के ऊपर, बाकी ये 40% पे टैक्स लगाएगा। 25% तक तुमसे टैक्स नहीं लगाएगा। पार्शियल विड्रॉ तुम की अगर 25% का अंदर है तो कोई टैक्स नहीं लगाएगा, ज़्यादा होगा तो उसका टैक्स लग जाएगा। फिर सब बीच में पैसे का रिक्वायरमेंट किए तो हम पार्शियल विड्रॉ किए, तो अगर 25% तक विड्रॉ किए हैं तो इट इज एक्सेप्ट। बाद में वो चेक करेगा टोटल, अल्टीमेटली सपोज बाद में तुम्हारा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था तो 25% पहले ले लिया था और तुम्हारा बैलेंस कितना छोड़ेगा, वो 35 छोड़ेगा वो, बाकी 40 को टैक्स देगा। और जो LIC का जो पेंशन फंड में करते हैं 80 CC में वो टैक्सेबल होता है। चलो नेक्स्ट, बायबैक ऑफ शेयर्स। ये तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, करा देंगे हम, पहले इम्पोर्टेंट ये है, पहले हम इसको कराते हैं, ये जो हम बाद में कराते हैं, ये एक सिक्किमीज ये जो है ना, ये के तो बाद में कराते हैं, पहले ये इंपॉर्टेंट वाला कराते हैं, 10 डबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में एक तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट था वो वाला एग्रीकल्चर इनकम वाला, दूसरा सुकन्या समृद्धि का जो कुछ कुछ जो एग्जाम्स जो अभी तक कराए, और तीसरा ये चांसेस कम रहता है, ठीक है, तब भी देखेंगे हम लोग। सेक्शन 10 डबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हाई चांसेस रहता है क्वेश्चन आने का। আমার 4 to 6 নম্বরের জন্য এগ্রিগেটে তো আটকে যাচ্ছে। सेक्शन 10 डबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें फोकस करते हैं हम लोग। सेक्शन 10 डबल है क्या है, देखो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया में, राइट। अगर तुम नेट में सर्च करेगा कितना सारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है पता चलेगा, एक गांधा जोन है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, बेसिकली हर स्टेट में या कुछ एरिया बना के रखा है वहाँ पे एक इंडस्ट्री हब करने के लिए। तो वहाँ पे अगर तुम बिजनेस सेटअप करेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको कुछ, दैट इज़ गवर्नमेंट,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको कुछ बेनिफिट दे रहा है कि इनकम टैक्स में कुछ एग्जाम से मिलेगा, कम टैक्स लगेगा, ये सब। तो अगर तुम देखे स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में कितना सारा है, बहुत सारा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अंडमान निकोबार स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दादरा व नागर, अच्छा जम्मू, तुम भी बोलिए हम भी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आइला को ओपन करने पड़ेगा, आइला नहीं, क्या रहता है इसमें, श्री, चलो अभी तो टाइम नहीं, इसमें टाइप कर लेते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये दिख रहा होगा पिक्चर, विकिपीडिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन is an area in which the business and trade laws are different from the rest of the country। तुम्हारा ऑल ओवर इंडिया में क्या रूल्स है नहीं पता, बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अलग अलग इंडिया में है, बट ये अलग रूल्स किया गया है। सेज आर लोकेटेड विद इन अ कंट्रीज नेशनल बॉर्डर के पास रहता है एंड देयर एम्स इंक्लूड इंक्रीजिंग द ट्रेड बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें तुम देखिए कितना सारा सेज है। इतना सारा लिस्ट ऑफ जोन्स बाय कंट्री, इंडिया में हम लोग इतना सारा जोन है, फ्री पोर्ट, ये वो है, बहुत सारा है। ये वाला लिस्ट अगर तुम देखेगा तो नंबर बता रहा। अब पिक्चर में हम जाते हैं, ये पिक्चर बोलते हैं, ये दिख रहा है तुमको, ये सब स्पेशली नॉर्मली कहाँ होता है, सब समुद्र का पास में रहता है, अगल बगल में। ये सब तुम्हारा अलग अलग स्टेट में सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करके रखा है। तुम्हारा मेजर सिटीज़ में है, कुछ मेजर पोर्ट्स में है, एरिया में, नॉन मेजर, ये सब जगह में अलग अलग। कुछ पेट्रोलियम वाला देखना यहाँ पे होगा, है ना, पेट्रोलियम वाला, इन लोग के लिए कुछ कंसेशन दिया गया है रूल्स में हर जगह। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है क्या, ये तो समझ में आ गया सर। अगर तुम यूनिट सेटअप करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, फॉर किस लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी हब भी अगर तुम खोला तब भी, ठीक है। नो डिडक्शंस, अगर यूनिट्स कमेंसिंग एक्टिविटी 1/4/2021, मतलब अब तुमको नहीं दे रहा, जो करने का देने का दे चुका है। अब जो लोग स्टार्ट कर चुका उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा 10 साल तक, वो हम लोग करेंगे। 1/4/2021 से पहले, दैट इज़ 31 मार्च 2021 तक जो लोग सेटअप किया होगा यूनिट, उसको सेक्शन 10AA का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा चीज़, अगर तुम कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है, नो, अगर तुम न्यू टैक्स रेजिम में हो तो तुमको डिडक्शन 10AA का नहीं मिलेगा, ठीक है। और फर्म है, कंपनी, उसको तो तुम्हारा न्यू टैक्स रेजिम एप्लीकेबल भी नहीं है, ओनली फॉर इंडिविजुअल HUF के लिए है, ठीक है। सो नाउ कितना मिलेगा सर डिडक्शंस, बोला प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ द अंडरटेकिंग्स, जो तुम प्रॉफिट किया उसको क्या करेगा पता है, एक्सपोर्ट टर्नओवर से प्रोपोर्शनेट करेगा। तुम प्रॉफिट किया इतना, उस प्रॉफिट को डिवाइड करेगा टोटल टर्नओवर से, तो टोटल सेल कितना हुआ, ठीक है। तो इतना टर्नओवर हुआ तो इतना प्रॉफिट हुआ। अब इस टर्नओवर में तुम एक्सपोर्ट कितना, जितना एक्सपोर्ट करेगा कंट्री के लिए उतना अच्छा है, राइट। तो तुम एक्सपोर्ट को बेसिकली प्रमोट करने के लिए ये सब करें। एक्सपोर्ट कितना किया, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, अगर तुम एक्सपोर्ट ही नहीं करे तो तुम इससे बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, राइट। तो टोटल टर्नओवर इतना था तो मेरा प्रॉफिट इतना था, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर इतना है तो कितना है प्रॉफिट, तो प्रोपोर्शनेटली तुमको उतना प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का तुमको बेनिफिट मिलेगा। और कितना बोल रहे, अगर तुम्हारा ना कितना साल तक ये बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शंस मिलेगा, ये डिडक्शन मिलेगा कितना साल तक, बोला कि फर्स्ट 5 ईयर्स जो है ना, जब से तुम बिजनेस स्टार्ट की, इफ़ द अंडरटेकिंग बिगिनस टू मैन्युफैक्चर, इस डेट से लेके इस डेट का बीच में अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया होगा, ठीक है, तो जब वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया तब से लेके नेक्स्ट 5 ईयर तक, फर्स्ट 5 ईयर तक उसको ये जो प्रॉफिट तुम कैलकुलेट की उसका 100% डिडक्शन से, 100% ऑफ द प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट किया पूरा डिडक्शन से, कोई टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टैक्स इसको बोलते हैं टैक्स फ्री, ठीक है, टैक्स हॉलीडे भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 100% प्रॉफिट एग्जाम्प हो गया उसका, बट वो कितना 100% मतलब कितना है,
जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट तो ज़्यादा हुआ होगा बिकॉज टोटल टर्नओवर में से एक्सपोर्ट टर्नओवर का ही हम प्रोपोर्शनेट कर रहे हो, राइट। इसका मतलब ये मत समझो पूरा सेल्स यील्ड का प्रॉफिट ही तुम्हारा एग्जाम में गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट हम कैलकुलेट किए, जो एक्चुअल प्रॉफिट उसका आ रहा था, ठीक है, जो उसमें हम टर्नओवर का बेसिस में प्रोपोर्शनेट किए वहाँ पे, ठीक है। दूसरा, अब सपोज नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 50% ऑफ सच प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसका 50%, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 50% होगा, या फिर जितना तुम जमा किया विच एवर इज लोअर, तो टोटल 15 साल का तुमको बेनिफिट देगा, 15 साल तक। और याद रहे जो यूनिट इस डेट का बीच में सेटअप हो गया उन लोगों के लिए 31 मार्च 2021 तक। बाद में फिर अमेंडमेंट आया, आके हो सकता है रेट को बढ़ा दिया, हर साल तो बढ़ाते रहते हैं। लास्ट ईयर 20 था, इस साल 21 किया, अगले साल देखना 22 कर देगा। इसमें तो अभी तो फिलहाल तुम लोग एग्जाम में जो अमेंडमेंट है उसमें तो ये है नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब कुछ कंडीशन है क्या। द सेल प्रोसीड जो है ना, तुम जो सेल किया ना, एक्सपोर्ट टर्नओवर जब हुआ, जो एक्सपोर्ट टर्नओवर हुआ, एक्सपोर्ट हुआ इंडियन फॉरेन करेंसी में तुम बेचा, सपोज तुम नेपाल बेचा, भूटान बेचा, जो भी कहीं भी, चाइना बेचे, वॉट एवर इट इज, इट मस्ट बी रिसीव्ड या फिर ब्रॉट इन टू इंडिया बाई दिस इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, आना चाहिए। ऐसे तो सेल करके रख दिया, ऐसे नहीं, उसको पैसा भी तुमको रियलाइज होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में जितना फॉरेन मनी आएगा उतना इंडिया के लिए फायदा है, ठीक है। तो इसलिए सेल प्रोसीड मस्ट बी रिसीव्ड और ब्रॉट इन टू इंडिया बाई द एसएससी इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, उसके सेम यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक आधा हम लोगों के पास है, डोंट वरी। No deductions shall be allowed under section 35AD if deduction under section 10AA has been availed। देखो सेक्शन 35AD क्या था, वो जो 14 ठो बिजनेस था, वो 14 ठो बिजनेस ही हम कर रहे इसी एज एरिया में। अब सेक्शन 35AD में क्या था, तुम जो भी कैपिटल खर्चा कर रहा था तो वो डिडक्शन, नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, बट अगर तुम सेक्शन 35AD में बिजनेस स्टैब्लिश की हो तो जो भी नया प्लांट एंड मशीनरी वगैरह जो भी खर्चा किया तुम, लैंड छोड़कर बाकी जो भी है उसका मिल जाता है। तो तुमको वहाँ पे तो ऑलरेडी बेनिफिट दे दिया भाई, अगेन तुमको 10AA का बेनिफिट नहीं देगा, तो कोई भी एक लेने पड़ेगा। तो कब होगा, अगर तुम सेक्शन 35AD वाला बिजनेस कर रही हो, सेक्शन 10AA वाला सेज एरिया में, तो अगर नॉन सेज एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं। सेज एरिया में है, हम सेज एरिया के भी बेनिफिट लेंगे, सेक्शन 35AD के बेनिफिट लेंगे, दोनों नहीं देगा, याद रहे। No deduction shall be allowed under section 35AD if the deduction under section 10AA has been availed by specified business, ठीक है। उसके बाद यह सर्कुलर नंबर था कुछ, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन था। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस जो एक्सपोर्ट किए हम उसको पार्टी को बिल किए, उसमें फ्रेट भी लगा होगा, चार्जेस भी, इंश्योरेंस भी लगा होगा, एक्सपेंस आर टू बी एक्सक्लूडेड, मतलब माइनस होगा, लगा होगा तो वो माइनस करेंगे, वो माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस करना है उस एक्सपोर्ट टर्नओवर से, बोथ फ्रॉम एक्सपोर्ट से ही माइनस करें, नीचे से भी, यहाँ से भी, तो यहाँ से माइनस क्या करेंगे, माइनस ये तीन चीज़, फ्रेट, फॉरेन करेंसी वाला ऑब्वियसली, टेलीफोन एंड इंश्योरेंस, सेम चीज़ यहाँ से ही माइनस करना है, सेम चीज़ तब ना जाके इक्वल होगा। बिकॉज क्या है, हम जब सेल किए थे तो टैक्सेबल वैल्यू के साथ साथ हम फ्रेट भी चार्ज किए पार्टी से, बिकॉज हम पहुंचा दे रहे होंगे, इंश्योरेंस भी चार्ज किए, प्लस ये भी, तो ये चार्ज किए फिर तो हम पेमेंट कर दिए, मेरा पॉकेट में तो कुछ, इसको काउंट ही नहीं करना है, इसको तुम माइनस, इसको अगर घुसा हुआ है इसमें तो इसको एक्सक्लूड कर दो, माइनस कर दो, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है, दोनों जगह से माइनस कर देना है। टू द एक्सटेंट दे आर एट्रीब्यूटेबल टू द डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल्स आउटसाइड इंडिया, पूरा का नहीं, सिर्फ आउटसाइड इंडिया वाला, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी होगा ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट, अब आ जाओ मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी तुम लोग का इंस्टीट्यूट का मैथ में सम्स आया था, ये वाला अच्छा सम्स है, हमको अभी भी याद है, नवंबर 13 में जब एग्ज़ाम दिए थे हम, हाँ, तो इसी में से कोई एक सम्स है, यही वाला सम्स एज इट इज़ उठा के आ गया था। तो उस टाइम हम सेल्फ स्टडी करके गए थे, तो उतना अच्छे से कंसेप्चुअली समझ में नहीं आता था, तो थोड़ा याद था, फॉर्मूला ऐसे लिखाने पड़ता था, ठीक है। तो 56 मिल गया था विदाउट सेल्फ स्टडी करके। चलो ये वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। रुद्रा लिमिटेड हैज़ 1 यूनिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एंड दूसरा यूनिट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, DTA में। तो DTA में बेनिफिट नहीं मिलता, सेज में बेनिफिट मिलता है, राइट, 10AA का।
सो टोटल सेल उसका है इतना, उसमें से DTA का सेल इतना, तो सेज का सेल तो मिल ही जाएगा। बैलेंस डिफरेंस कितना, 6 करोड़ माइनस में तो 4 करोड़, आगे नहीं टोटल है DTA, ये जो टोटल है DTA प्लस सेज मिलाकर है। एग्जाम में तो हमें से बोल नहीं रहेगा, तुमको सब दिमाग लगाने पड़ेगा कि हाँ भाई इसका मतलब डिफरेंस सेज का है। ओके, तो एक्सपोर्ट सेल डिफरेंस कितना हुआ, 3 करोड़, 3 आ रहा है ना। नेट प्रॉफिट डिफरेंस कितना आ रहा है, 60 लैक्स। तो ये डेटा था नहीं, हम निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए पहले। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 23-24। तो प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है हम लोगों का, 2022-23। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल के इनकम कैलकुलेट करे, असेसमेंट किस साल तुम एसेस कर रहे हो। इफ़ बोथ यूनिट्स सेटअप एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑन 22/5/2014, ठीक है। तो कौन सी ईयर में फॉल कर रहे हैं हम, 14 मतलब कौन सी ईयर था, 14 मतलब हो गया उसका 14-15, 15-16, 16-17, ऐसा करके काउंट करो कौन से साल में खड़े हैं हम लोग, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, उसके बाद 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, दैट इज़ 9th ईयर। हम लोग जो है 9th ईयर में खड़े हैं। तो जो भी प्रॉफिट आएगा सेज यूनिट का कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा, 50%, राइट। अगर फर्स्ट 5th ईयर में रहते तो 100% मिलता, ठीक है। मतलब इसका पहले मिल चुका है उसको 100% वाला जो सब। मतलब अगर बोथ यूनिट्स वर सेटअप ऑफ फ्रॉम दिस, तो इस केस में तो उसको 5th ईयर का अंदर ही फॉल हो जाएगा, ये 5th ईयर का अंदर ही फॉल करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 100% मिलेगा ओनली फॉर सेज, यहाँ पे 50% मिलेगा। अब सपोज ऑब्वियसली ओल्ड टैक्स में गया, न्यू में नहीं गया, न्यू में जाकर तो मिलता भी नहीं उसको। तो कैलकुलेट कैसे करना है, वो जो सेम फंडा क्या हमको एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, 60 लाख डिवाइडेड बाई टोटल इन सेल कितना है, 4 लाख, सॉरी 4 करोड़ इंटू 3 करोड़, बस। इसका देखो सोल्यूशन तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम भेज देते हैं। करना क्या, तुम प्रॉफिट कैलकुलेट करोगी, ठीक है। कैसे करेंगे प्रॉफिट, यहाँ पे है तुम्हारा 60 लाख, 60 लाख आ रहा था ना, तो 60 लाख प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल इनकम कितना है, टोटल टर्नओवर बेसिकली 400 करोड़, 400 लाख इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है 300 करोड़, ठीक है। ये जो भी आएगा इसका, अगर फर्स्ट वाला केस में हम जाते हैं तो 100% मेरा क्या होगा, एग्जाम 50% तुम्हारा टैक्सेबल होगा, 50% एग्जाम होगा। अगर सेकेंड वाले में जाते हैं तो 100% एग्जाम होगा तुम्हारा। अब बोला है टोटल इनकम कैलकुलेट करो, बोला क्या है टोटल इनकम कैलकुलेट कर दो, ये तो सेज का है, तो बाकी DTA का 20 लाख ये तो ऐड होगा ही, ठीक है। तो दैट मीन्स तुम्हारा कैलकुलेशन कैसे होगा, हेलो 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 हेलो, क्या हुआ, आज नया बंदा आया है, ठीक है। इसको करना क्या है तुमको, सेज 1 नंबर क्वेश्चन था ना, सेज और यहाँ पे तुम करो DTA। सेज का तुम्हारा प्रॉफिट कितना था, 60 लाख हम लोग कैलकुलेट किए, यस, टाटा एग्जेम्पशंस। बाबू इधर आओ, इधर आओ, माँ बिजी, इधर आओ, कम 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 कम, 10AA। तो जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन वहाँ पे हम किए हैं वो सीधा सीधी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ये। और इसका जो प्रॉफिट है तुम्हारा कितना, 20 लाख, वो यहाँ आ जाएगा। तो ना टोटल इनकम ये होगा उसका, राइट। ये पूरा 20 लाख यहाँ आ जाएगा, इसका तो और कुछ एग्जाम्पशन है नहीं। और इसमें जो हम अभी माइनस वो आंसर आएगा, माइनस करके जा रहा हूँ, बस ये होगा तुम्हारा टोटल इनकम, ठीक है। खाली ये करने से तो मार्क्स मिलेगा तो हाफ मिल कट जाएगा। DTA का भी तो दिखाने होगा ना, वहाँ नोट करना है कि ओनली सेज का कैसे मिलेगा,
यार यहाँ पे तुमको नोट देने पड़ेगा 3-4 चीज़ का। जो ये एग्जाम्पशन जो है, ये केस 1 केस 2 दो था ना, केस 1 में इस केस में तुम्हारा 9th ईयर में फॉल कर है ना, तो 50% तुम्हारा एग्जाम जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पे उसका 50% मिलेगा। इस केस में सेम चीज़ जो है केस 2 में कितना आएगा, 100% मिलेगा, बिकॉज वो 5th ईयर का अंदर ही फॉल कर रहा हो। ठीक है, ये नोट में बताने पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स काट देगा। बोला since the setup manufacturing has been started on this, that is it is falling under 9th year, so eligible for 50% exemption, it is eligible for 100% exemption 5th year, ऐसा बोल लिखने पड़ेगा। अब सपोज क्वेश्चन नंबर इसमें आ जाओ, उसको याद आने पड़ेगा। सेकंड, अच्छा यहाँ पे एप्पल दिख रहा है तुमको, एप्पल कहीं पे दिख रहा है? अच्छा, वेयर इज एप्पल? चलो क्वेश्चन नंबर 3, एक्स लिमिटेड इज रनिंग 2 इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एक है तुम्हारा सेज जो कि ना कमेंसमेंट हुआ 1/4/2020 में, तो इसको एलिजिबल मिलेगा बिकॉज 1/4/2021 से पहले किया। एंड यूनिट 2 इज नॉर्मल एरिया में किया। ठीक है, तो यूनिट 1 है, यूनिट 2 का जो प्रॉफिट आएगा तो वो टैक्सेबल होगा पूरा जैसे होता है। यूनिट 1 में उसका डोमेस्टिक टर्नओवर कितना है भाई? 10, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है? 20, तो टोटल टर्नओवर कितना हुआ? टोटल टर्नओवर 130, राइट। हमको तो टोटल टर्नओवर भी चाहिए होगा। ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस खर्चा करने से उसका नेट प्रॉफिट कितना आया, ये, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो जो सेक्शन 10AA का जो कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, 13 करोड़ डिवाइड बाई टोटल टर्नओवर कितना है 130 इंटू 10 जो आएगा। अब ये क्या है, 5th ईयर का अंदर ही फॉल कर रहा है ऑब्वियसली, तो 2nd ईयर में 3rd ईयर में ही है, 2021 3rd ईयर में, तो पूरा 100% ये जो प्रॉफिट आया इसका 100% एग्जाम्पशन मिल जाएगा, राइट। बुझते पारছো? और यूनिट 2 का केस में तो 2 करोड़ कितना प्रॉफिट है उसका, 4, और उसका 2 लाख तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट लॉस है, तो नेट में 2 लाख होगा तुम्हारा। क्या हुआ? इसको आंसर दे दो यहाँ से। बाबू क्या कर रही हो, लग जाएगा। लेकिन हाँ, एक फिगर था, लेकिन चेक करो। नहीं, ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन है लग रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हाँ ओपन टू देखा था, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था जो बताया 20 लाख, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हम लोग किए थे, ये बिकॉज ये सोल्यूशन जो है पुराना मैट का है, इसलिए प्रॉफिट 20 लाख था। DTA का तो पूरे टैक्सेबल है, बाकी जो हम बोले 60 लाख से तुम्हारा 50% एग्जाम्पशन मिला था केस 1 में, तो ये 20 लाख प्लस 20 करके इतना रहा टोटल इनकम। अगर इस केस में आएगा तो 20 लाख और यहाँ 60 लाख में से इसका एग्जाम्पशन की ना पूरा 100% एग्जाम्पशन मिल जाएगा, तो उसको दैट इज ये 60 लाख नहीं, इसका जो आया प्रॉफिट इसका 100%, इसका 50% हुआ था, ये एज इट इज़ जो है 45 लाख ही आया होगा वो। तो अब उसका टोटल इनकम कितना बचेगा, दैट इज डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा, कितना आएगा डिफरेंस 15, सॉरी ये तो कर ही दिया, 15 प्लस यहाँ पे 20 35 लाख। तो फर्स्ट वाला जब समझा रहे थे, और 2 वाला जो है तुम्हारा प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट इतना आया, अब हम निकालेंगे जो 13 बार करके कितना आया 12 आया, इसका 100% ही मिल जाएगा बिकॉज कौन से ईयर में है, ये शायद 3rd ईयर में है। ठीक है, तो इतना आएगा तुम्हारा 1 लाख। ठीक है, और उसका कैसे प्रॉफिट 4 लाख था, 2 लाख ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेटअप के 2, तो 2 आ रहे 3 लाख। समझ में आया क्या? अरे बाप रे, डरा रही हो पापा को। चलो अब क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मिसेस गुप्ता, a resident individual is running a SAGE unit as well as DTA unit। ठीक है, सो उसको क्या डिटेल दिया 31 मार्च को, एक्सपोर्ट इतना है, टोटल टर्नओवर इतना है, तो बस दोनों को इसको दोनों को आपको ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा
हमको टोटल टर्नओवर चाहिए, कितना हो रहा था? 2100 लैक्स, ठीक है। तो बस लगाना क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, 220, क्या होगा बोला, 220 डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर इनटू 1000। अब अगर तुम्हारा क्वेश्चन है फ्रेट रहता है, इंश्योरेंस रहता है, तो सब माइनस करते ऊपर नीचे दोनों जगह पर, ठीक है। तो बोला कि वही बताओ कि अगर सेल्स यूनिट 15 में सेटअप किया तो 15 मतलब कौन सा ईयर हो गया, ये 14-15 हो गया। 14-15 से अभी तक कितना साल होगा, ऑब्वियसली 9th ईयर 10th ईयर क्रॉस कर लिया होगा, तो यहाँ पे 50% मिलेगा उसको। इसके से 5th ईयर का अंदर ही रहेगा, ठीक है। 18-19 में तो 1920 से स्टार्ट हुआ। तो नाउ इफ़ यूनिट वॉज सेटअप ऑन दिस, इस तरह लिखना है। देखो सिंस असेसमेंट ईयर तुम्हारा केस में क्या चल रहा है, 13-14, तुम इधर असेसमेंट ईयर से असेसमेंट ईयर कंपेयर करो या फिर प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर कंपेयर करो। क्या था तुम्हारा प्रीवियस ईयर, 22-23, ठीक है। सेटअप बिटवीन 5th to 10th ईयर का अंदर है, इसको मैं 10th ईयर का अंदर ही फॉल कर रहा है। इट शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन 50% ऑफ द प्रॉफिट। काउंट करो तो 12/3/2015, 15 मतलब हो गया तुम्हारा 14-15, तो 14-15 के बाद 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, अच्छा 9th ईयर में गिर रहा है, ओके 9th ईयर के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट जो भी होगा उसका 50% एलिजिबल है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो हम लोग के प्रॉफिट बाय दिस करके जो आ रहा था, ये प्रॉफिट था, उसका 50% दैट इज़ 100 lakhs एलिजिबल है। अगर ये इसको किया तो 3rd ईयर का अंदर ही गिर रहा हो, ऐसे में 3rd, ठीक है। तो 100% जो प्रॉफिट हो रहा था उसका 100% मिलेगा उसको, ठीक है। 100% मतलब अगर टोटल प्रॉफिट का नहीं, ये जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट किया उसका 100% मिलेगा, ठीक है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ये जो तुम्हारा आगे फ्रेट का जो बता रहे थे इंपॉर्टेंट है। सेज लिमिटेड हैज़ कमेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑन 1/7/2022 को, ठीक है, एलिजिबल है। तो क्या साल हुआ, जस्ट 20-21, एक और 20 मतलब हो गया तुम्हारा 20-21, 21-22 से 3rd ईयर में है हम लोग। सेज में भी है एंड सेज में ही है पूरा जो भी है। तो टोटल सेल्स इसका इतना है, तो टोटल सेल मतलब एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मिला कर दे दिया 6.6 करोड़। उसमें से एक्सपोर्ट सेल कितना है 4.6, बट भाई रियलाइज़ कितना हुआ वो इंपॉर्टेंट है। अभी तक मेरा क्वेश्चन में रियलाइज वर्ड नहीं था बोल के आई वॉज अज्यूमिंग कि जो एक्सपोर्ट सेल है पूरा रियलाइज हो जा रहा है, बट यहाँ पे जब अलग से बोल ही दिया है तो तुमको डेफिनेशन तुमको कौन सा कंसीडर करना है, बोलो, रियलाइज वाला कंसीडर करना है, राइट। 3.6 करोड़ ये, बिकॉज याद है वहाँ पे लिखा हुआ था एक्सपोर्ट टर्नओवर रियलाइज इनटू इंडिया होना चाहिए। अब क्या माइनस भी करेंगे, क्या फ्रेट टेलीकॉम चार्जेस एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो ये भी माइनस, तो नेट में कितना हुआ, माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 0.6 करने से 3 हो गया, ठीक है। अब भाई इतना तो तुम्हारा यहाँ पे भी जुड़ा होगा, इसका मतलब 6.6 में आगे नहीं, इसी का पार्ट है ना। तो 6.6 से भी माइनस करने पर कितना 0.6, तो ये आएगा 0.6, राइट। यहाँ बोले थे ना थोड़ी देर पहले, कहाँ गया, दोनों से माइनस होगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ हम लोगों का कि प्रॉफिट हुआ था तुम्हारा 80 लाख, तुम 80 लाख लेके चले, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर कितना 6 करोड़ मतलब 600 लाख, इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 3 करोड़ 300 लाख, ठीक है। जो भी आएगा इसका तुम्हारा केस में 100% मिल जाएगा, बिकॉज हम कौन से में फॉल करें, 3rd ईयर में फॉल करेंगे सर, ठीक है। यहाँ पे दे भी दिया एक्सपोर्ट टर्नओवर अलग से, क्लियर, कोई डाउट, ओके। तो सेक्शन 10 समझ में आ गया भाई, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। ये मत सोचना कि छोटा चैप्टर का अंदर है तो कुछ भी आ सकता है यहाँ से। एग्रीकल्चर इनकम से ज़्यादा चांसेस इसका आने का रहता है हमेशा एग्जाम में। एग्रीकल्चर इनकम का भी तो रहता है, कुछ भी आ सकता है, बट सभी करना है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स अब कर दिखा देते हैं, छोड़ना की वजह बुझते पारছো 10 वाला मेरा एक और मैथ फॉलो করতে ইনকাম ট্যাক্স স্টাডি ম্যাটটাই করতাম। স্টাডি ম্যাথ থেকে তুমি কোশ্চেন্স করো, স্টাডি ম্যাথ থেকে তুমি কোশ্চেন্স করো, স্পেশালি নতুন স্টাডি ম্যাথটা খুব ভালো আছে, ডাউনলোড করে এটা করো। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है बोलो तो,
कोई आइडिया किसी का? सर जब सर पेड अप शेयर कैपिटल अपना खुद का बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करता है, अपने शेयर खुद परचेस कर लेता है। शेयर परचेस कर तो एक बात होता है, शेयर परचेस करने से क्या तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ता है ना कमता है? सर उसका तो बढ़ेगा ना। अच्छा, हम जब शेयर इशू किए तो एंट्री क्या किए थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कंपनी का नहीं रहता, शेयर होल्डर का रहता है, तुम सबको पता है, राइट। अब कंपनी सोच, इससे जितना ज़्यादा कंपनी शेयर करेगा तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ जाएगा उसका, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा तो उसका अर्निंग पर शेयर्स भी कम होगा, एमपीएस भी कम होगा, राइट। जितना ज़्यादा से डिवाइड करेगा। अब कंपनी सोच रहा है, साला हमको एक काम करना, अपना अर्निंग पर शेयर्स बढ़ाना है, एमपीएस बढ़ाना है, तो मेरे पास बहुत सरप्लस फंड है, हम उसको बायबैक कर लेते। तो इससे क्या करेगा, एंट्री बायबैक करता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगा, टू बैंक पार्टी को मैंने शेयर को पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब शेयर कैपिटल कमा, दैट इज वाई इज अ बायबैक। बायबैक का मतलब कंपनी अपना शेयर का थोड़ी कभी परचेस करता है। तुम प्रोमोटर है, तुम परचेस कर, यू विल बिकम शेयर होल्डर। तो कोई कंपनी एक्स वाई लिमिटेड क्या अपने शेयर परचेस करता है कभी? तो बायबैक मतलब कि अपने शेयर को खरीद दे रहा, मतलब उसको रिपेमेंट कर देगा, रिडेम कर दे रहा। जो शेयर होल्डर का पैसा, जो शेयर होल्डर जो पैसा दिया था मेरा कंपनी में, हम उसको दे दे रहे, वापस कर दे रहे। तो मेरा उतना से नंबर ऑफ शेयर्स भी कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगा। और बायबैक शेयर का वजह से क्या हो, तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस का फंड कम हो जाता है, इसी से हम लोग कम करते हैं। Anyway, in case of share buyback, the company will pay the distribution tax, itna percent, and capital gain shall be exempted in the hands of shareholders. Suppose question number 1, X Limited issue किया था इतना शेयर्स 75 रुपया करके, ये इशू प्राइस था, आईपी मतलब इशू इतना में किया था 75 रुपये में, टू वेरियस इन्वेस्टर इन अ प्राइवेट प्लेसमेंट में। तो उसमें से वन ऑफ द शेयर होल्डर मिस्टर एक्स परचेस किया था 10,000 शेयर्स इन अ कंपनी, in this company, okay. So on 1/1/2023 में X Limited made an buyback of these 200 shares at 200 रुपये में। तो मिस्टर एक्स का कितना इनकम हो रहा? 125 रुपया इनकम हो रहा है एक शेयर्स में। तो 10 शेयर्स में कितना इनकम होगा? 10,000 इंटू 125। खरीदा था मिस्टर एक्स 75 में और बेच रहा है कितना, उसको मिल रहा है कितना भाई? 200 रुपये, उसको 125 का फायदा है। द लाइबिलिटी इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी का क्या लाइबिलिटी है, इसका इनकम निकालो। सो एक्स लिमिटेड अगर लिस्टेड कंपनी है एंड मिस्टर एक्स का अदर इनकम चला के, तो क्या हुआ? तो इन बोथ केसेस कैपिटल गेन किसके हाथ में हो रहा है? शेयर होल्डर का हाथ में हो रहा है, shall be exempted in the hands of shareholder. However, the company shall be liable because कंपनी यहाँ पे खुद पे कर दे रहा है, कंपनी shall be liable to pay tax। कितना उसका जो कैपिटल गेन कितना हो रहा था, जो भी हो रहा था, इसको ऊपर 23.29% इस कंपनी जो बायबैक कर रहा वो खुद टैक्स पे कर दे रहा। तो इसीलिए शेयर होल्डर का हाथ में टैक्स नहीं लग रहा है। अंडरस्टैंड? तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में आए कि कोई कंपनी का शेयर्स एज ए इन्वेस्टर, तुमको कोई कंपनी का शेयर बायबैक कर लिया तो तुमको उसका पैसा मिला, तो तुम्हारा केस में जो कैपिटल गेन आएगा बायबैक का केसेस में, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। यहाँ पे कैपिटल गेन शैल बी एग्जेम्प्टेड इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, बट कंपनी उसी कैपिटल गेन के ऊपर 23.29% का टैक्स पे करेगा। ये है लाइबिलिटी, ओके। अब भाई सिक्किम के आदमी लोग को कुछ ज़्यादा बेनिफिट दिया है, ठीक है। अगर सिक्किमीज इंडिविजुअल हो, तुम सिक्किम की रहने वाली हो, तो तुमको ये बेनिफिट मिलेगा। क्या बोल रहा है कि सेक्शन 10AA 26AA जो है सेक्शन से, याद नहीं भी तो चल जाएगा, एग्जेम्पशन देता है इन रेस्पेक्ट एनी इनकम which accrues and arises to Sikkimese individual। अगर तुम सिक्किमीज इंडिविजुअल को, ये तीनों में से कोई इनकम आ रहा है, कहाँ से? फ्रॉम एनी सोर्स इन स्टेट सिक्किम, सिक्किम से कोई इनकम अगर अर्न कर रहा है, ठीक है, या तो क्या है तुम्हारा इनकम एग्जेम्प्ट, दैट इज सिक्किम का बंदा लोगों को इनकम टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं है। सिक्किमीज इंडिविजुअल है वहाँ पे, अगर सिक्किम से ही तुम्हारे कोई इनकम आ रहा है तो इनकम टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्जेम्प्ट हो जा रहा है। अगर डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला ऑन सिक्योरिटीज फ्रॉम एनी प्लेस, तो वो भी तुम्हारा एग्जेम्प्ट है। दैट इज सिक्किम का इंडिविजुअल को अगर कोई कंपनी से डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला ऑन सिक्योरिटीज, तो एग्जेम्प्ट है। हाउएवर दिस एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन केस
अ सिक्किमीज लड़की हु ऑन और आफ्टर दिस डेट शादी कर लेती है नॉन सिक्किमीज को। अब तुम बोल सिक्किमीज, तुम सिक्किम में रहती हो, तुम सिक्किमीज हो, बट नॉन सिक्किमीज को तुम अगर शादी कर ली तो तुमको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिक्किम का नॉर्मली सिक्किम में इनकम टैक्स देने का ज़रूरत नहीं पड़ती इंडिविजुअल को, अगर वहीं से उसका इनकम आ रहा है या फिर डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम। अगर सिक्किम में बाहर से कुछ और अगर इनकम आ रहा है तो उसको ऊपर टैक्स देते हैं, पर सिक्किम से अगर सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ता। बट डिविडेंड वगैरह बाहर से भी ऑब्वियसली बाहर से आ रहा होगा, उस केस में भी एग्जेम्प्ट है। गोल्ड मल्टाइजेशन बॉन्ड वगैरह ये सब भी तुम्हारा एग्जेम्प्ट रहता है, गोल्ड बॉन्ड वगैरह एक्स्ट्रा रेट्स पे। 9:33 बस ख़त्म होने वाला है हम लोगों का, और बस 2 मिनट। सम अदर ये वाला फैमिली पेंशन याद है हम लोग डिस्कस किए थे, फैमिली पेंशन रिसीव बाय लीगल हियर्स हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में डिस्कस किए थे। कितना इसका मिलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, कितना मिलता है? 1/3 या फिर 15,000, विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो हम लोग IFOS में हम लोग डिस्कस कर लिए थे एग्जेम्पशन के बारे में, ठीक है, पढ़ लेना। उसके बाद सम अदर एग्जेम्पशन, जैसे रेमूनरेशन रिसीव किया, रेमूनरेशन रिसीव कर रहा है बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन नहीं है, एज एन ऑफिशियल ऑफ एन एम्बेसी, फॉरेन का कोई एम्बेसी, इंडियन बाहर का, सपोज ऑस्ट्रेलिया का कोई एम्बेसी ऑफिस है यहाँ पे, बांग्लादेश का कोई एम्बेसी ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में, तो उसको मिल रहा है, तो उस केस में ऑब्वियसली बात है एग्जेम्प्ट होगा उसका इनकम, राइट। Exemption allowed only if the remuneration of the corresponding officials in similar exemption in that country. Exemption is allowed only if the remuneration of the corresponding officials or member of the staff enjoy करता है similar exemption in उसका कंट्री में अगर exempt है तो मेरा कंट्री में भी exempt होगा। भोपाल गैस विक्टिम वाला लोग को पेमेंट मिलता है वो exempt है, ठीक है। पेंशन रिसीव किया फ्रॉम गवर्नमेंट बाय एन इंडिविजुअल हु इज एन अवार्डी ऑफ परमवीर चक्र, जिसको परमवीर चक्र मिलता है उन लोगों को पेंशन मिलते रहता है, या महावीर चक्र मिलता है, वीर चक्र मिलता है, ठीक है, उस केस में एग्जेम्प्ट है। और फैमिली पेंशन रिसीव बाय एन मेंबर ऑफ फैमिली रेफर अबव शैल आल्सो बी एग्जेम्प्ट, वो भी जो है ऊपर है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। परमवीर चक्र वगैरह जो मिलता है उस केस में। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सिडी received by an SEC who carries on the business of growing and manufacturing of tea in India, अगर तुम टी बनाता है तो समटाइम्स गवर्नमेंट उससे सब्सिडी भी देता है, तो वो जो सब्सिडी तुमको मिलता है टी बोर्ड से, टी बोर्ड है ना, टी बोर्ड से एग्जेम्प्ट हो सब्सिडी, ठीक है। इसके बाद एक का कॉफ़ी वाला है क्या, अमाउंट ऑफ एनी सब्सिडी रिसीव फ्रॉम रबर कॉफ़ी, तो वो भी तुम्हारा एग्जेम्प्ट है। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? अब आ जाते सर 10-15 बार, आवाज बहुत कट रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में देख लेना वहाँ से। अब सपोज इंटरेस्ट पेबल बाय द फॉलोइंग नोटिफाइड PSU इन रेस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड और डिवेंचर शैल बी एग्जेम्प्टेड। ये सब क्या PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का कंपनी, लाइक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, IRFC, NHAI, RECL वगैरह, ये सब जो है, तो उससे जो तुम इनको बोला ना इंटरेस्ट बॉन्ड के इंटरेस्ट नॉर्मली टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है अगर नोटिफाई रहा, तो इस केस में नोटिफाइड, ये सब नोटिफाइड है। इस केस में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इन लोगों का बॉन्ड में, तो यहाँ से जो भी इंटरेस्ट मिलता है एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट ऑन डिपॉजिट्स मेड बाय गवर्नमेंट और PSU एम्प्लॉई ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपर एनुएशन दिस, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। सुपर एनुएशन के टाइम में जो पैसे मिलता है कंपनी से तुमको, वो भी एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट रिसीव बाय अ नॉन रेसिडेंट और अ पर्सन हु इज़ नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया ऑन अ डिपॉजिट ऑफशोर बैंक में पैसा है, तो वो भी तुम्हारा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं, फाइनल लेवल इंपॉर्टेंट है, ओके, ख़त्म। कोई डाउट किसी का है? तुम अपना इसमें स्टडी मैट में अगर आएगा यहाँ पे सेक्शन 10AA का कुछ सम्स तुमको मिलेगा कि नहीं, देखो एक बार। ऑलरेडी हम करा चुके हैं ये एक सम से सेम टाइप का सम्स बुक में है, कवर है, ठीक है, सेम टाइप का सम्स है वो, बस खत्म। चलो ये चैप्टर भी हो गया, ठीक है। अब बचा तुम्हारा कौन सा चैप्टर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलीफ का ख़त्म करके टैक्स कंप्यूटेशन सीखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स स्टार्ट करेंगे,
फिर रेसिडेंशियल स्टेटस, नेक्स्ट एडवांस टैक्स से फोकस करेंगे, सॉरी TDS TCS से फोकस करें। तुम लोग तब तक एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट जो है यूट्यूब में मेरा लेक्चर है वो कर लेना। चलो एंड करते हैं।